नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि हम डायबिटीज़ जो मेलाइटस जो टॉपिक है दोस्तों वो पढ़ रहे थे, और आप जैसे सभी जानते हो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमने काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं इसके बारे में पढ़ ली है। हमने डायबिटीज़ मेलाइटस में हमने थोड़ा सा पैनक्रियाज के बारे में जाना था। पैनक्रियाज के बारे में मैंने आपको जो इंसुलिन के जो फंक्शन है उसके बारे में हमने बात की। इसके बारे में डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है इस बारे में बात की। फिर इसके बाद में हमने इसका जो क्लासिफिकेशन है या जो टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस है ईटियोलॉजी के अकॉर्डिंग एंड अमेरिकन डायबिटिक जो एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग जो दोनों जो टाइप है दोस्तों वो भी हमने देखे। दोनों प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है वो हमने इसके अंदर देख लिया था। फिर इसके बाद में मैंने आपको जो टाइप फर्स्ट और जो टाइप सेकंड जो डायबिटीज मेलाइटस है इनके बारे में बताया, और इनके जो डिफरेंस है वो बताए, इनकी ईटियोलॉजी एंड डिफरेंसेस उनके बारे में हमने बात की। यहां तक हमने पढ़ लिया। जिस भी बच्चे ने पहली क्लास नहीं ली है तो पहले वो पहली क्लास ले जाकर तभी उसको आगे का समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने हर चीज़ पहले जो भी इंट्रोडक्शन है वो सब बता दी है। अगर आप यहाँ से पढ़ोगे तो सिर्फ आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी हम डिस्कस करते हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कि क्या क्या डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन है दोस्तों डायबिटीज मेलाइटस के अंदर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं मेनली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल या सीरम ग्लूकोज लेवल भी लिखा हुआ सकता है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल, या फिर आरबीएस के बारे में बात करेंगे, रैंडम ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, रैंडम ब्लड शुगर लेवल, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों एक बहुत बड़ा टेस्ट है, सभी इसके बारे में सुनते हो आप, HbA1c। HbA1c के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सीरम फ्रैक्टोअमीन, फ्रैक्टोज एमीन, और इसे हम बोलते हैं ग्लाइकेटेड एल्ब्यूमिन मेथड। एल्ब्यूमिन मेथड जो है इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम लास्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम सी पेप्टाइड चेन टेस्ट। सी पेप्टाइड चेन जो टेस्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये 5 ऐसे मेथड है जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में। सबसे पहले चीज ये ध्यान रखना कि जिस भी पेशेंट का फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल ले रहे हो, फास्टिंग का मीनिंग ये है दोस्तों कि कम से कम 8 आवर की फास्टिंग होना चाहिए। सिर्फ पेशेंट बिल्कुल एनपी होना चाहिए, ओनली वाटर, नील पर ओरल अदर देन वाटर। ठीक है, कुछ नहीं लेगा वो, नथिंग विल बी टेकन बाय माउथ, बस सिर्फ क्या ले सकता है वो वाटर ले सकता है। वाटर के अलावा उसे कुछ भी लेने से क्या किया जाएगा, मना किया जाएगा। तभी क्या माना जाएगा दोस्तों, ये फास्टिंग माना जाएगा, क्योंकि जो वाटर है वो ग्लूकोज की लेवल को क्या नहीं करता, चेंज नहीं करता है। ग्लूकोज की लेवल को क्या नहीं करता, चेंज नहीं करता। तो मिनिमम 8 आवर की फास्टिंग चाहिए, मतलब उसको कुछ नहीं खाना, सिर्फ क्या पी सकता है वो, पानी पी सकता है। पानी पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करने में। अब हम इसका लेवल देखते हैं। तो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकता है। मैं जो बुक यूज करता हूं इसके लिए इंटरनल मेडिसिन की हरिसन प्रिंसिपल बुक आती है, सबसे अच्छी बुक आती है वो, इससे अच्छी कोई बुक नहीं आती दोस्तों। तो ये मेरी बिब्लियोग्राफी रेफरेंस है। मेडिसिन की इससे अच्छी कोई बुक नहीं आती है ना, सबसे अच्छी बुक मेडिसिन की यही आती है। तो यहां से मैं कंटेंट को आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं। आपको मान लो कई बार कोई एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किसी ने आंसर गलत बता दिया, एग्जाम में आंसर आ जाता है कि भाई गलत है, तो आप ऑब्जेक्शन मांगते हैं। तो आपको ऑब्जेक्शन देने में आपको पता होना चाहिए कि मैं कहां से बता रहा हूं। ऐसे नहीं खुद की मर्जी से कुछ भी बता दिया कि यहां से यहां तक लेवल होता है, किस बुक में कुछ मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा। तो मैं आपको इसलिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूं कि मैं ये सब रेफरेंसेस कहां से ले रहा हूं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहला, अगर किसी भी पर्सन का ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से लेकर
और 99 तक आता है। फास्टिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हमने उसको फास्टिंग पे था, उसको ब्लड ग्लूकोज लेवल हमने चेक किया 8 घंटे की फास्टिंग के बाद, और हमें जो लेवल मिला दोस्तों वो मिला 70 से 99 mg/dl। इतना लेवल अगर किसी भी पेशेंट का दोस्तों मिलता है तो इसका मतलब क्या है, ये लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। दिस इज द नॉर्मल लेवल। उस पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई भी क्या नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी भी पर्सन का ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 से लेकर और अगर 125 आ जाता है, कितना आ जाता है, 100 से 125 आ जाता है दोस्तों, तो वो पर्सन प्री डायबिटिक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्री डायबिटिक। कि अभी उसको डायबिटीज है नहीं, बट ही इज मूविंग टुवर्ड डायबिटीज मेलाइटस। उसको डायबिटीज है नहीं लेकिन वो उसको डायबिटीज आगे हो सकती है अगर उसने कंट्रोल नहीं किया तो। दूसरी बात ये क्या होती है दोस्तों, रिवर्सिबल होता है, मतलब कि वापस से भी पर्सन अगर अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दे, डाइट पे ध्यान दे, तो वापस से क्या हो सकता है, वो नॉर्मल हो सकता है। प्री डायबिटिक से वो नॉर्मल लेवल के ऊपर भी अपने आप को ला सकता है। तो ध्यान रखना, 100 से 125 नॉर्मल नहीं है, ये भी है एबनॉर्मल, लेकिन डायबिटीज भी नहीं है। इसे हम किस नाम से जानेंगे, प्री डायबिटीज के नाम से हम इसे जानते हैं। और अगर किसी का लेवल मोर देन 125 आता है, मोर देन 125 मिलीग्राम पर डीएल आता है दोस्तों, तो इसका मतलब उस पर्सन को क्या है, डायबिटीज है। उस पर्सन को क्या है दोस्तों, डायबिटीज है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा जो टेस्ट है दोस्तों वो है पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल। पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल, या फिर हम इसे बोलेंगे पीपी भी बोल देते हैं, ठीक है, पीपी पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऐसे भी इसको डिनोट कर दिया जाता है। पोस्ट प्रेंडियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये समझा देता हूं। इसमें क्या करते हैं, हम पर्सन को 75 ग्राम ग्लूकोज देते हैं, और इतना ग्लूकोज देने के बाद उसको 2 घंटे के बाद में हम टेस्ट करते हैं। 2 घंटे के बाद क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल के नाम से जानते हैं। हॉस्पिटल्स में क्या तो 75 ग्राम ग्लूकोज दे देते हैं, लेकिन कई बार ऐसे कह देते हैं कि आप खाना खा लो, तो वो सोचते हैं कि उस हिसाब से 75 ग्राम ग्लूकोज मिल जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट जो मेथड होता है वो उसको कहा जाता है कि आप 75 ग्राम ग्लूकोज लो और 15 से 20 मिनट के अंदर 300 ml वाटर के अंदर इसको घोलो और इसको पियो। 300 ml वाटर में इसको घोलकर इसको पी लो। पेशेंट 15 से 20 मिनट में इसको पी लेता है। पीने के बाद इस ग्लूकोज को लेने के बाद 2 घंटे के बाद हम उसका क्या करते हैं दोस्तों, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल के नाम से हम उसे जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल के नाम से जानते हैं। अब जिस भी पर्सन का पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल दोस्तों लेस देन 140 आता है, मतलब 139 तक अगर आता है, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, नॉर्मल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। लेकिन किसी का भी 140 से लेकर और अगर 199 तक दोस्तों अगर आता है, तो फिर इसे हम किस नाम से जानेंगे, इसे हम प्री डायबिटीज के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानेंगे, प्री डायबिटीज के नाम से जानते हैं। और कई बार इसे ग्लूकोज इनटॉलरेंस भी बोल दिया जाता है, ग्लूकोज इनटॉलरेंस, ठीक है। तो 199 तक क्या है, वो प्री डायबिटिक है, ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस है। क्योंकि हमने उसको ग्लूकोज दिया है, वहां पर फास्टिंग था, तो थोड़ा तो लेवल बढ़ेगा। वहां पर थोड़ा कम था लेवल, यहां थोड़ा क्या हो गया दोस्तों, ज्यादा हो गया। और अगर किसी का भी लेवल 200 या फिर 200 से ज्यादा होता है, 200 और मोर देन 200 mg/dl होता है दोस्तों, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, डायबिटिक कहलाएगा। वो पर्सन क्या कहलाएगा दोस्तों, डायबिटिक कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्लासिफाई कर सकते हैं। 2 भागों में हम इसको बांटेंगे। पहला मैंने आपको बता दिया फास्टिंग, और फिर दूसरा मैंने आपको बताया पोस्ट प्रेंडियल। एक मैंने आरबीएस और लिखा था, तो आरबीएस के लिए क्या गाइडलाइन दी गई वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। रैंडम ब्लड शुगर लेवल, मतलब आप किसी भी पेशेंट का किसी भी टाइम ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करो, चेक करो। मान लो हॉस्पिटल के अंदर आया कोई पेशेंट और आपको उसका शुगर चेक करना है। अब उस पेशेंट को कुछ पता नहीं है क्या खाना था क्या नहीं खाना था, कुछ भी खा के आया है, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल के नाम से जानेंगे। उसे हम आरबीएस के नाम से जानेंगे, ठीक है। उसमें हमें पेशेंट का हमें नहीं पता उसने कितना ग्लूकोज ले रखा है, बस फास्टिंग नहीं है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल के नाम से जानते हैं। इसके लिए बताया गया है कि सेम क्राइटेरिया है, ये सेम क्राइटेरिया पोस्ट प्रेंडियल वाला, पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल प्लस साथ में साइंस हो, साइन एंड सिम्टम्स हो। डायबिटीज के अगर किसी भी पेशेंट को साइन सिम्टम्स आ रहे हैं और उसका जो लेवल है दोस्तों वो 200 से ज्यादा आ रहा है, 200 mg/dl से ज्यादा आ रहा है, साथ में साइन सिम्टम आ रहे हैं, साथ में क्या आ रहे हैं, साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, किसके, डायबिटीज मेलाइटस के, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, डायबिटीज के नाम से जानेंगे। तो ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ सेम ही है।
आरबीएस के अंदर और पोस्ट प्रेंडियल को जो क्राइटेरिया है दोस्तों वो सेम ही बना रखा है, ये भी आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल में जरूरी तो नहीं है कि कोई भी पेशेंट आएगा वो पीपी पे ही आएगा, आप उसको पीपी दोगे फिर उसके बाद 2 घंटे बाद चेक करोगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। आपको तो जैसे पेशेंट आया, मान लो इमरजेंसी के अंदर आपकी ड्यूटी है, और जैसे पेशेंट आया आपको जब उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करोगे, और जो पोस्ट प्रेंडियल वाला जो क्राइटेरिया है दोस्तों उसी को क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं। और साथ में हम क्या देखते हैं, सिम्टम देखते हैं। अगर आपको सिम्टम भी साथ में लगते हैं तो हम पेशेंट को घोषित कर सकते हैं कि वो क्या है, डायबिटिक है। अगर उसका लेवल 200 से ज्यादा आ रहा है और साथ में उसको डायबिटिक के जो सिम्टम्स है वो भी क्या हो रहे हैं, प्रेजेंट है उसके अंदर, तो हम उसे डायबिटिक कह देंगे। तो ये आपका हो गया तीसरा मेथड आरबीएस। इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड आता है दोस्तों HbA1c, फोर्थ HbA1c कर लेते हैं, तीसरा हमने मान लिया उसको। तो दोस्तों इसे हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन में बोलते हैं, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। तो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट क्या होता है दोस्तों, कि जो हीमोग्लोबिन जो होती है उससे क्या होता है कि अगर ज्यादा ग्लूकोज का लेवल हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा हो कम हो, कुछ ग्लूकोज क्या होते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से जुड़ जाते हैं, और उन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं दोस्तों, चेक करते हैं। तो उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट के नाम से हम उसे जानते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होती है वही हीमोग्लोबिन होती है, ये 2 अल्फा और 2 जो बीटा जो चेन होती है दोस्तों वही इसमें भी पाई जाती है। और वो नॉर्मल जो एडल्ट की जो हीमोग्लोबिन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एडल्ट हीमोग्लोबिन में ही 2 अल्फा और 2 बीटा चेन पाई जाती हैं, साथ में इसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, HbA1c के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं, HbA1c। अब इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन आए कि बेस्ट टेस्ट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, आंसर यही आएगा। कई कुछ बुक्स में ऐसे दे देता है कि सी पेप्टाइड चेन टेस्ट है, जो कि बिल्कुल गलत है। सी पेप्टाइड चेन टेस्ट इज नॉट द बेस्ट टेस्ट फॉर डायबिटीज मेलाइटस, बेस्ट टेस्ट इज ओनली एंड ओनली HbA1c। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इसमें, और आपको भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना। बेस्ट टेस्ट जो डायबिटीज मेलाइटस का होता है दोस्तों वो HbA1c ही होता है, ध्यान रखना। इसके बाद में अगर आ जाए कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी HbA1c होता है। डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर आपको अगर इन्वेस्टिगेशन करवाना है, और सबसे अच्छा जो इन्वेस्टिगेशन है चॉइस का, वो भी कौन सा है दोस्तों, इसका HbA1c है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बेस्ट मार्कर, वही है टेस्ट ही है, तो बेस्ट मार्कर भी लिखा हुआ सकता है। ठीक है, तो वो भी क्या है आपका, डायबिटीज मेलाइटिस के लिए HbA1c ही है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है बेस्ट टेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। आप किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हो और आपको पता लगाना है कि ये ट्रीटमेंट दोस्तों काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसका भी सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, HbA1c ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आए कि बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोज द सीवियरिटी ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, कि भाई डायबिटीज मेलाइटस कितना सीवियर हो गया है, एडवांस फेज के अंदर है या अर्ली फेज में दोस्तों, ये भी अगर आपको पता लगाना है तो उसका भी सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है, HbA1c होता है। तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आए, सिंपल सी बात है कि डायबिटीज मेलाइटस का अगर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई भी बेस्ट टेस्ट पूछ रहा है वो किसी भी वे में, तो सबका आंसर क्या आएगा दोस्तों, HbA1c आएगा। सबका आंसर क्या आएगा दोस्तों, HbA1c आएगा। नेक्स्ट HbA1c जो होता है ये एक रिट्रोस्पेक्टिव टेस्ट होता है। दिस इज ए रिट्रोस्पेक्टिव टेस्ट। रिट्रोस्पेक्टिव टेस्ट का मतलब क्या है दोस्तों, कि ये सिर्फ आपको आज का ब्लड शुगर लेवल नहीं बताएगा, ये आपको कि भाई आज का जो टेस्ट आज का ही बता दिया आपको, वो नहीं, ये लास्ट आपको 8 से 12 वीक का, लास्ट 8 से 12 वीक या फिर लास्ट 2 से 3 मंथ, 2 से 3 मंथ के जो रिजल्ट हैं दोस्तों वो आपको बताता है। ये लास्ट 2 से 3 मंथ के अंदर किस प्रकार से आपका लेवल रहा, किस प्रकार से आप डायबिटीज को कंट्रोल कर रहे हो, किस प्रकार से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल रहा, उस सबको कौन बताता है दोस्तों, HbA1c ही बताता है। ठीक है, क्या बताता है, HbA1c ही बताता है। रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब पिछला बता रहा है, ये करंट का नहीं बता रहा, क्या बता रहा है, पूरा पिछला बता रहा है, आज तक का पूरा बता दिया उसने, सिर्फ आज का नहीं बताया, आज तक का जितना भी टेस्ट है उसके सबके बारे में बताया है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, रिट्रोस्पेक्टिव टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव। इस टेस्ट की सबसे अच्छी खासियत क्या है दोस्तों, कि इस टेस्ट के अंदर आपने अगर फास्टिंग पे हो, चाहे आपने फास्टिंग ले रखी हो, चाहे आपने शुगर खा रखी हो, ठीक है, चाहे आपने एक्सरसाइज कर रखी हो, तीनों से ही इस टेस्ट का कोई लेना देना नहीं होता। उस दिन जिस दिन आप टेस्ट कर रहे हो तब की बात कर रहा हूं, ठीक है,
बाद पहले तो आप कर रहे हो, मतलब कंटिन्यू करते हो, वो तो फर्क पड़ेगा आपका भाई ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, नॉर्मल होगा। जितना आप अच्छी एक्सरसाइज करोगे, डाइट पे कंट्रोल करोगे तो वो क्या होगा, लेवल नॉर्मल होगा। ज्यादा ग्लूकोज खाओगे तो लेवल एबनॉर्मल। लेकिन जिस दिन आप टेस्ट करवाने गए हो, तो टेस्ट जब आप HbA1c का करवाने जाओगे तो उस कंडीशन के अंदर दोस्तों आपको नहीं पूछा जाएगा कि आप फास्टिंग पे हो या नहीं हो, आपने कुछ खा रखा नहीं खा रखा, शुगर खा रखी नहीं खा रखी, एक्सरसाइज कर रखी है या नहीं कर रखी, तो इनसे इसके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये टेस्ट क्या है, रिट्रोस्पेक्टिव है, ये पहले का बता रहा है। आज के खाने से आपके इस रिजल्ट के प्रभाव पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इस रिजल्ट के प्रभाव पर कोई फर्क आपके नहीं पड़ेगा। तो ये भी ध्यान रखना। ये इसलिए भी अच्छा टेस्ट है कि आपको कोई भी कंडीशन नहीं देता कि भाई ऐसा करके आओ, आप फास्टिंग करके आओ, ये करके आओ, कोई करने की आपको जरूरत नहीं होती है। उसके बिना भी ये टेस्ट आपको क्या देगा, रिजल्ट देगा। इसके बाद लास्ट जो चीज है इसकी दोस्तों, इसके नॉर्मल लेवल, जो कि आपको याद रखना है। ये भी आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल सही बता रहा हूं। सबसे बेस्ट जो बुक है वहां से ये लिए गए हैं। तो लेस देन अगर 5.7 है HbA1c का लेवल, अगर 5.7 से कम है दोस्तों, तो वो पेशेंट क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, नॉर्मल कहलाएगा। लेकिन ये लेवल अगर 5.7 से लेकर और अगर 6.4 तक है दोस्तों, तो वो जो कहलाएगा पेशेंट, वो कहलाएगा प्री डायबिटिक। क्या कहलाएगा दोस्तों, प्री डायबिटिक कहलाएगा। और अगर ये लेवल दोस्तों 6.4 से ज्यादा आता है, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा दोस्तों, डायबिटिक कहलाएगा। वो पर्सन क्या कहलाएगा, डायबिटिक कहलाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट में आपको ये भी लेवल जो है दोस्तों वो भी याद रखने हैं, ठीक है। ये लेवल है, ये भी याद रखना कि 5.7 से अगर कम है तो क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। 5.7 से अगर 6.4 है तो प्री डायबिटिक कहलाएगा। और 6.4 से अगर ज्यादा है दोस्तों, तो वो क्या कहलाएगा, डायबिटिक कहलाएगा। तो ये लेवल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका टेस्ट था दोस्तों HbA1c, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, इसके बाद में सी पेप्टाइड चेन टेस्ट। दोस्तों मैंने आपको पहले सी पेप्टाइड के बारे में थोड़ा सा बताया है, आप पहली वीडियो में जाके देखो। मैंने आपको बताया था जब इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो बीटा सेल होती हैं उनके एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम जो होता है वो सीधा इंसुलिन नहीं बनाता, प्री प्रो इंसुलिन बनाता है। वो ये प्री प्रो इंसुलिन दोस्तों क्या बनाता है, प्रो इंसुलिन बनाता है। और ये प्रो इंसुलिन जो होता है दोस्तों ये टूटता है, और ये प्रो इंसुलिन से प्रो इंसुलिन बना, और इंसुलिन प्लस सी पेप्टाइड चेन में ये टूटेगा, इंसुलिन प्लस सी पेप्टाइड चेन में। तो सिंपल सी बात है कि अगर जिस पर्सन के अंदर दोस्तों इंसुलिन का लेवल कम होगा, उसके अंदर सी पेप्टाइड चेन का लेवल भी क्या होगा दोस्तों, कम होगा। तो हम इस इंसुलिन के अलावा हम इसका भी लेवल क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि अगर सी पेप्टाइड चेन का लेवल क्या आ गया दोस्तों, कम आ गया, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या होगा, ये पता लग जाएगा कि उस पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं है, ठीक है। तो इंसुलिन की कमी को क्या दिखा सकता है ये, इसका जो नॉर्मल लेवल होता है दोस्तों वो 0.522 नैनोग्राम होता है, ठीक है, पर डीएल। 0.522 नैनोग्राम पर डीएल इसका क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल लेवल होता है। तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं। तो ये टेस्ट भी किसमें, डायबिटीज के अंदर यूज किया जाता है, सी पेप्टाइड चेन टेस्ट। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, सी पेप्टाइड चेन टेस्ट के नाम से हम इसे जानते हैं। अब देखो टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज, एक है आपके पास सामने दोस्तों टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, दूसरा है आपके पास टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस इन अर्ली फेज, और एक है दोस्तों टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस इन एडवांस फेज। अब पहले हम इंसुलिन की बात करेंगे दोस्तों, फिर अपने आप सी पेप्टाइड निकल के आ जाएगा। टाइप फर्स्ट के अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं होता, तो इंसुलिन का लेवल क्या रहेगा दोस्तों, इसमें लो रहेगा। इंसुलिन का लेवल क्या रहेगा, इसमें लो रहेगा। पहले हम इंसुलिन की बात कर रहे हैं। टाइप फर्स्ट मैंने आपको बताया था दोस्तों, शुरू के अंदर क्या होता है कि जो इंसुलिन है उसको फॉर्मेशन ज्यादा होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिक की कंडीशन रहेगी, इंसुलिन का रेसिस्टेंस रहेगा या इंसुलिन की सेंसिटिविटी नहीं रहेगी, तो पैनक्रियाज को क्या लगेगा कि भाई इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं हो रहा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा दोस्तों, इंसुलिन सीक्रेट करेगा। तो शुरू के अंदर क्या देखने को मिलता है, हाइपर इंसुलिनेमिया देखने को मिलता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे सारी सेल्स क्या हो जाएंगी दोस्तों, थक जाएंगी, और थक कर इंसुलिन का लेवल क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। तो टाइप सेकंड एडवांस के अंदर जाकर फिर वापस से इंसुलिन का लेवल क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। इंसुलिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी प्रकार से सी पेप्टाइड चेन टेस्ट रहेगा। सी पेप्टाइड चेन टेस्ट के अंदर भी क्या होगा दोस्तों, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस के अंदर इसका जो लेवल है वो कम देखने को मिलेगा।
0.5 नैनोग्राम से भी कम देखने को मिलेगा। टाइप सेकंड के अंदर दोस्तों ये लेवल 2 नैनोग्राम से भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस एडवांस फेज है दोस्तों, उसके अंदर इसका लेवल वापस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 0.5 नैनोग्राम। क्यों? क्योंकि इंसुलिन कम हो रहा है तो साथ में सी पेप्टाइड भी कम होगा, क्योंकि इसका फॉर्मेशन सेम चीज से हो रहा है, प्रो इंसुलिन से हो रहा है। प्रो इंसुलिन से इंसुलिन भी बन रहा है, ये कम बनेगा तो ये भी कम बनेगा, ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा। तो हम एक चीज कर सकते हैं दोस्तों, इस टेस्ट का क्या फायदा है, इस टेस्ट का ये फायदा है कि आप टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस और टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस अर्ली फेज का क्या लगा सकते हो, पता लगा सकते हो। क्यों? अगर कम लेवल है तो समझ में आ जाएगा क्या तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस है, या फिर क्या है, टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस एडवांस फेज के अंदर है। दूसरी दोस्तों, अगर इसका लेवल ज्यादा मिलता है तो आप समझ जाओगे कि ये किस कंडीशन के अंदर है, टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस अर्ली फेज के अंदर है। अभी इसके इंसुलिन का लेवल क्या हुआ है दोस्तों, बढ़ा हुआ है। हाइपर इंसुलिनेमिया की कंडीशन के अंदर ये पाया जाएगा। तो हाइपर इंसुलिनेमिया होगा तो साथ में सी पेप्टाइड का लेवल भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो ये इसका यूज हम किस चीज के लिए कर सकते हैं, तो सी पेप्टाइड चेन टेस्ट इज यूज्ड टू differentiate type first and type second ब्रैकेट में लिख लेना अर्ली डायबिटीज मेलाइटस। तो ये आपके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के दोस्तों सारे क्या हो गए, आपके टेस्ट हो गए हैं, जिनके बारे में हमने क्या किया, डिस्कस किया है। तो सारे जो टेस्ट है वो हमने इससे रिलेटेड क्या है दोस्तों, पढ़ लिए हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे टेस्ट क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे दोस्तों इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन थेरेपी के बारे में पढ़ाऊंगा आपको मैं। फिर इसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो दोस्तों, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद में थोड़ा सा मैं आपको जो मेडिकल न्यूट्रिशनल जो थेरेपी है, न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगा। तो मेडिकल न्यूट्रिशनल जो थेरेपी है उसके बारे में हम बात करेंगे। और जब ये चैप्टर खत्म होगा ना तो लास्ट में आपको करवाऊंगा मैं नर्सिंग मैनेजमेंट। थोड़ा सा नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये 4 मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे इंसुलिन थेरेपी, फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी और नर्सिंग मैनेजमेंट। चलो बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इंसुलिन थेरेपी की। तो जिस चीज की कमी है उसी को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, दे सकते हैं, तो उससे ट्रीटमेंट होगा ही। तो इंसुलिन जो है टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस के अर्ली फेज के अंदर, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस के अंदर कंप्लीट में, और टाइप जो सेकंड है उसके कौन सी फेज के अंदर दोस्तों, एडवांस फेज के अंदर इंसुलिन क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो इंसुलिन थेरेपी में देखो सबसे पहला इसके अंदर देते हैं टाइप फर्स्ट। सबसे पहले इंडिकेशंस लिख लो, हाँ ऐसे लिख लो, इंडिकेशन ऑफ टाइप इंसुलिन थेरेपी, इंडिकेशंस ऑफ इंसुलिन थेरेपी कि कब किस किस कंडीशन के अंदर दोस्तों इंसुलिन जो थेरेपी है वो दी जाती है। सबसे पहला इंडिकेशन के अंदर सबसे पहले लिखो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस। टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज मेलाइटस है उसके अंदर हम क्या देंगे दोस्तों, इंसुलिन देंगे। सेकंड दोस्तों टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस मेनली इन एडवांस फेज। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर तब इंसुलिन है ही नहीं तो देने की क्या जरूरत है, तब इंसुलिन है ही नहीं, इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा टाइप सेकंड में, तो हम इसको क्यों देंगे। तो दोस्तों साथ में क्या होता है कि देखो बाहर से जो इंसुलिन बनाई जाती है ना वो हाईली सेंसिटिव इंसुलिन होती है। वो सेंसिटिविटी उसकी क्या होती है एज कंपेयर टू जो हमारी बॉडी बना रही है, जिस पेशेंट की बॉडी बना रही है ना उसकी कंपेयर में ये इंसुलिन क्या होती है दोस्तों, सेंसिटिव ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो काम करती है। दूसरा, सिर्फ इंसुलिन थेरेपी के ऊपर ही पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं छोड़ा जाता, इस इंसुलिन को काम करवाने के लिए साथ में हम टाइप सेकंड में क्या देते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी देते हैं। तो वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो होते हैं उस इंसुलिन को क्या करते हैं दोस्तों, सेंसिटिव बनाते हैं। तो इसलिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, जो इंसुलिन जो थेरेपी है उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, आपको कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो ना, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बाद में दोस्तों जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, ध्यान रखना ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये। अगर किसी भी फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज मेलाइटस होती है जो कि पहले प्री प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर क्या नहीं थी, डायबिटिक नहीं थी, तो उस कंडीशन के अंदर अगर उसको डायबिटीज मेलाइटस होती है तो उसके अंदर उसका जो मेन जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है दोस्तों, इंसुलिन थेरेपी होता है। ये
ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस या ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्या, इंसुलिन, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद दोस्तों डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। आप आगे पढ़ोगे कि जब डायबिटीज मेलाइटस टाइप फर्स्ट जो होता है उसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है ना वो क्या होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है। और उस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर हम दोस्तों हम ट्रीटमेंट के रूप में रेगुलर इंसुलिन देते हैं, आईवी, रेगुलर इंसुलिन आईवी दिया जाता है। ये इसका क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है किसका, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का। तो रेगुलर इंसुलिन आईवी के रूप में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में दिया जाता है, तो इसके रूप में भी क्या किया जाता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पांचवा जो है कंडीशन जिसमें हम देते हैं दोस्तों, दैट इज हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया क्या होता है दोस्तों, पोटेशियम का जो लेवल है वो अगर 5 मिलीक्विलेंट पर लीटर से क्या हो जाता है दोस्तों, ज्यादा हो जाता है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, हाइपरकैलेमिया के नाम से जानते हैं। और 3.5 से अगर कम हो जाता है तो वो हाइपोकैलेमिया कहलाता है, पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ। तो दोस्तों इंसुलिन का क्या काम है, एक काम और इंसुलिन करता है। इंसुलिन क्या काम करता है दोस्तों, जो ब्लड के अंदर पाया जाने वाला जो पोटेशियम है ना, तो इंसुलिन इस पोटेशियम को शिफ्ट करता है किसके पास, सेल के पास। सेल के पास क्या करता है दोस्तों, शिफ्ट करता है। उसको शिफ्ट करने के कारण क्या होगा कि ये जो पोटेशियम का जो लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा था, तो ब्लड के अंदर पाया जाने वाला सारा पोटेशियम कहां चला जाएगा दोस्तों, सेल के अंदर चला जाएगा, इंट्रासेलुलर कंपोनेंट बन जाएगा ये। तो इससे क्या होगा कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है, जिसे हमने जो ब्लड के अंदर जो पोटेशियम है, कैल्शियम नहीं, ब्लड के अंदर जो पोटेशियम है वो क्या होगा दोस्तों, कहां चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, ब्लड के अंदर पाया जाने वाला पोटेशियम क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, दोस्तों, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट हो गया। और इसे हम फिर ये क्या कोज करेगा दोस्तों, इसके कारण हाइपोकैलेमिया कोज कर देगा। मतलब कि यार फिर ऐसे लिख सकते हो, टू नॉर्मलाइज द पोटेशियम लेवल। पोटेशियम के लेवल को क्या कर देगा दोस्तों, ये ठीक कर देगा। तो इसलिए हाइपरकैलेमिया की ट्रीटमेंट के अंदर भी हम क्या यूज करते हैं, इंसुलिन। सिंपल सी बात याद रखो, हाइपरकैलेमिया में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है और इस पोटेशियम को ये यहां से कहां पहुंचा देता है, सेल के अंदर पहुंचा देता है, जिससे ब्लड के अंदर जो पोटेशियम है उसका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए हाइपरकैलेमिया की ट्रीटमेंट में भी हम हाइपरकैलेमिया की ट्रीटमेंट के अंदर भी हम क्या करते हैं दोस्तों, इंसुलिन जो है उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इंसुलिन है उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये इसके 5 क्या हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसके टाइप्स की। अगर हम इसके टाइप की बात करें तो सबसे पहले जो इंसुलिन का जो टाइप होता है दोस्तों, दैट इज रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। पहला जो टाइप होता है दोस्तों, दैट इज रैपिड एक्टिंग। इसके बाद में दूसरा जो टाइप होता है दोस्तों, दैट इज शॉर्ट एक्टिंग। पहला है रैपिड एक्टिंग, दूसरा है दोस्तों शॉर्ट एक्टिंग। इसके बाद आता है दोस्तों इंटरमीडिएट एक्टिंग। और लास्ट जो आता है दोस्तों, दैट इज लॉन्ग एक्टिंग। लास्ट जो आता है उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, लॉन्ग एक्टिंग के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, लॉन्ग एक्टिंग के नाम जानते हैं। इंटरमीडिएट को हम एनपीएच के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इंटरमीडिएट को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, एनपीएच के नाम से भी इंटरमीडिएट क्या है, जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है, एनपीएच के नाम से। ठीक है, अब देखो इनका जो क्लासिफिकेशन हुआ है दोस्तों, वो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हुआ है। किसके अकॉर्डिंग हुआ है, ड्यूरेशन की। कौन सी इंसुलिन कितनी ज्यादा लंबे समय तक काम करेगी, वही इसका क्या कहलाता है दोस्तों, ड्यूरेशन कहलाता है। वही इसका क्या कहलाता है, ड्यूरेशन कहलाता है। तो सबसे कम देर तक काम, देखो एक तो ऑनसेट होना और एक काफी लंबे समय तक काम करते रहना। तो लॉन्ग एक्टिंग जो है दोस्तों, इसका जो ड्यूरेशन जो होता है, अभी हम सबके बारे में बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा होता है, फिर इसका कम होता है, फिर इसका कम होता है, और सबसे कम किसका होता है, इसका होता है। दूसरी बात, अगर आप ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करो तो ऑनसेट ऑफ एक्शन जो होता है ना दोस्तों, उसका मतलब क्या होता है, भाई रैपिड एक्टिंग है तो उसका एक्शन क्या होगा, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ऑनसेट ऑफ एक्शन में क्या होगा, इसका एक्शन जो एक्शन है दोस्तों क्या हो जाएगा, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, इसका थोड़ा धीरे होगा। तो इस प्रकार से इनका जो क्लासिफिकेशन है वो मेनली किसके अकॉर्डिंग किया गया है, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग किया गया है कि भाई ये ज्यादा लंबे समय तक काम करेगी लॉन्ग एक्टिंग, ये थोड़ी कम समय तक काम करेगी, ये उससे कम समय तक, और ये बिल्कुल थोड़ी सी जल्दी सी काम करेगी रैपिड एक्टिंग। काम जल्दी करेगी लेकिन थोड़ी कम समय के लिए काम करेगी। ड्यूरेशन क्या रहेगा इसका, बहुत कम रहेगा, लेकिन ऑनसेट क्या रहेगा दोस्तों, फास्ट रहेगा। ऑनसेट क्या रहेगा, फास्ट रहेगा। तो इस प्रकार से क्या किया गया है दोस्तों, क्लासिफिकेशन किया गया है। अब एग्जाम में क्या होता है कि सिंपल कई बार क्या पूछ लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एग्जाम में सिंपल क्या पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं, भाई रैपिड एक्टिंग का क्या एग्जांपल है, शॉर्ट एक्टिंग का क्या एग्जांपल है, इंटरमीडिएट का क्या एग्जांपल है, और जो
लॉन्ग एक्टिंग है उसका क्या एग्जांपल है। तो डायरेक्टली जो क्वेश्चंस है दोस्तों वो भी रिलेटेड क्या हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले रैपिड जो एक्टिंग है दोस्तों, इसके एग्जांपल आपको याद रखने हैं। एक इसका जो एग्जांपल है दोस्तों दैट इज लिस्प्रो। पहला एग्जांपल क्या याद रखना है आपको, लिस्प्रो याद रखना है। डायरेक्टली पूछ लेंगे लिस्प्रो किस प्रकार की इंसुलिन है, तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। दूसरा दोस्तों इसका एग्जांपल होता है एस्पार्ट। दूसरा इसका एग्जांपल क्या होता है दोस्तों, एस्पार्ट होता है। तो एस्पार्ट किस प्रकार की इंसुलिन है आपकी, रैपिड एक्टिंग। और तीसरा आता है आपका ग्लूलिसाइन। जो ग्लूलिसाइन होती है दोस्तों वो भी किस प्रकार की होती है, रैपिड एक्टिंग होती है। शॉर्ट एक्टिंग में आपको कुछ याद ही नहीं रखना, सिर्फ याद रखना है आपको क्या, इसका जो एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है दोस्तों, रेगुलर इंसुलिन। क्या याद रखना है, रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर जो इंसुलिन होती है वो कौन से टाइप की इंसुलिन होती है दोस्तों, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है। कौन सी एक्टिंग होती है, वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है। इसके बाद में आता है इंटरमीडिएट। इसमें भी आपको कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ याद रखना है कि इंटरमीडिएट ही है, या फिर इसको आप क्या याद रख सकते हो दोस्तों, एनपीएच याद रख सकते हो। इसको क्या याद रख सकते हो आप, एनपीएच याद रख सकते हो। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो भी आपको ध्यान रखना। एन फॉर होता है न्यूट्रल, पी फॉर होता है प्रोटामीन, प्रोटामाइन, ठीक है। और एच फॉर होता है दोस्तों हेजडॉर्न, हेजडॉर्न, HAGEDORN, HAGEDORN, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें भी आपको एग्जाम्पल याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें भी आपको एग्जाम्पल याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में आपको याद रखना है दोस्तों ग्लार्गिन। ग्लार्गिन किसका एग्जाम्पल है, लॉन्ग एक्टिंग का। एक आता है आपका डेटेमीर, डेटेमीर, और एक आता है आपका डीग्लूडेक, डीग्लूडेक, ठीक है। तो एक बार आप इनको लिख लो, लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन। इसके बाद है रेगुलर इंसुलिन। इसमें कुछ याद नहीं रखना, सीधा याद रखना न्यूट्रल, प्रोटामीन, हेजडॉर्न इसकी फुल फॉर्म होती है, और इंटरमीडिएट इसको बोलते हैं। और लॉन्ग एक्टिंग के अंदर आपको याद रखना है ग्लार्गिन, डेटेमीर, और फिर आपको क्या याद रखना है, डीग्लूडेक, डीग्लूडेक, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। कई बार इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। नोट सेट 2022 है उसमें भी एक क्वेश्चन जो है दोस्तों इंसुलिन से रिलेटेड आया था, तो वो भी आपको याद रखना है कि इंसुलिन ऐसे नहीं है, इंपोर्टेंट एक टॉपिक होता है। इसलिए मैंने डायबिटीज मेलाइटिस उठाया क्योंकि सिर्फ डायरेक्टली क्या पूछ लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहां पर हम पढ़ेंगे रैपिड एक्टिंग के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों शॉर्ट एक्टिंग के बारे में, फिर यहां लिखेंगे हम इंटरमीडिएट, फिर इसके बाद में दोस्तों लॉन्ग एक्टिंग में मैं आपको तीनों थोड़ा अलग अलग बता दूंगा, ठीक है। ग्लार्गिन है ये, पहले ग्लार्गिन लिख लेना, फिर इसके बाद डेटेमीर लिख लेना, और फिर सबसे लास्ट में लिख लेना डीग्लूडेक, डीग्लूडेक। दोबारा से देखो कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले रैपिड एक्टिंग, फिर शॉर्ट एक्टिंग, फिर इंटरमीडिएट, फिर आपको क्या लिखनी है, ग्लार्गिन लिखना है, फिर आपको डेटेमीर लिखना है, और लास्ट में क्या लिखना है दोस्तों, डीग्लूडेक लिखना है। लास्ट में क्या लिखना है दोस्तों, डीग्लूडेक लिखना है। अब देखो, अब यहां पर आप तीन चीज लिखोगे। एक लिखना है यहां पर ड्यूरेशन पढ़ेंगे, और एक आप क्या लिख लेना, चलो एक ऑनसेट लिख लो, एक लिख लेना दोस्तों पीक, पीक लेवल पे कब पहुंचती है अभी बता दूंगा मैं, एक बार आप इनको समझा दूंगा ये भी क्या होते हैं, ये भी आपको समझा दूंगा। और एक लिख लेना जो ये फ्लूइड होता है ना, ये क्लियर होता है या नहीं होता, क्लियरिटी ऑफ द फ्लूइड, क्लियरिटी ऑफ द फ्लूइड। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि ड्यूरेशन, ऑनसेट और पीक के अंदर क्या अंतर होता है दोस्तों। ड्यूरेशन जो होता है ना, उसका मतलब होता है कि कितने लंबे समय तक काम करेगा, ठीक है। जैसे अभी स्टार्ट किया इसने, काम करना स्टार्ट कर दिया, और ब्लड के अंदर ये कब तक काम करता रहेगा, ब्लड के अंदर ये कब तक काम करता रहेगा दोस्तों, ये क्या कहलाता है, इसका ड्यूरेशन कहलाता है। ऑनसेट का मतलब जैसे ही आपने इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद कब इसका काम स्टार्ट हो गया, कब इसका काम क्या हो गया दोस्तों, स्टार्ट हो गया, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, ऑनसेट के नाम से जानते हैं। इसके बाद एक आता है दोस्तों पीक, एक क्या आता है, पीक आता है। पीक का मतलब ये हुआ कि अपना मैक्सिमम जो फंक्शन है ना, मैक्सिमम जो फंक्शन है दोस्तों वो कब परफॉर्म कर रहा है, वो क्या कहलाता है, इसका पीक कहलाता है, वो इसका क्या कहलाता है, पीक कहलाता है। तो रैपिड जो है ना, उसका जो ड्यूरेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये लगभग सिर्फ 4 घंटे तक, रैपिड जो होता है वो इसका जो ड्यूरेशन है, मतलब कि जब इसने काम करना स्टार्ट कर दिया उसके बाद में ये सिर्फ 4 घंटे तक ही, 4 घंटे तक अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। 5वें घंटे के अंदर आप जाओगे तो ये ब्लड से क्या हो चुका होगा, अपने फंक्शन परफॉर्म करना बिल्कुल क्या कर चुका होगा, बंद कर चुका होगा। फिर इसके बाद है शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग होता है दोस्तों लगभग 4 से 8 घंटे। इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें तो ये लगभग होता है 10 से 16 घंटे होता है। और अगर आप बात करो
ग्लार्गिन की, ग्लार्गिन जो होता है दोस्तों इसका लगभग 24 घंटे तक एक्शन रहता है, और डेटेमीर जो होता है दोस्तों इसका भी 24 घंटे तक होता है, लेकिन डी ग्लूडैक जो होता है दोस्तों इसका एक्शन लगभग रहता है 42 घंटे, लगभग 42 घंटे तक इसका क्या रहता है, एक्शन रहता है। अब इनको सिर्फ रटाई जा सकता है और कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, आप इनको बार बार पढ़ो, जहां पढ़ते हो उस दीवार पर इसको चिपका लो, इससे आपको क्या हो सकते हैं, ये याद हो सकते हैं। और ऐसी कोई टेक्निक नहीं होती दोस्तों जिससे आप इसको क्या कर सको, याद कर सको। तो अब आप इसमें देखो ये सीरीज ऐसे जा रही है, अब अगर आप ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग देखो, रैपिड एक्टिंग का 4 घंटे है, इसका और ज्यादा है, फिर इसका और ज्यादा है, फिर इसका और ज्यादा है, ये दोनों का बराबर है, मतलब क्योंकि तो एक ही कैटेगरी की है ना, ये तीनों तो क्या है, एक ही कैटेगरी की है, लेकिन हमें सिर्फ 4 कैटेगरी देखनी है, रैपिड, शॉर्ट, इंटरमीडिएट और ये क्या हो गई, लॉन्ग एक्टिंग। तो देखो इसका 4 घंटे, इसका 4 से 8, इसका 10 से 16 और इनका इससे ज्यादा हुआ। तो इसलिए ये फ्लो कैसे जा रहा है दोस्तों, इस प्रकार से जा रहा है। तो इनका ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, ये क्लासिफिकेशन हुआ है। तो 4 घंटे, 4 से 8 घंटे, 10 से 16 घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे और 42 घंटे। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कौन सी होती है, अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन होती है दोस्तों वो कौन सी होती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। तो ध्यान रखना, डी ग्लूडैक जो होती है ना सबसे ज्यादा लंबे समय तक काम कर रही है, देखो 42, इसका जो ड्यूरेशन है वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहा है दोस्तों, 42 घंटे तक रहा है। तो इसलिए ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि भाई सबसे अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग किसको कहते हैं। तो इन सब जितनी भी इंसुलिन है उन सब में डी ग्लूडैक जो होती है वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक क्या करती है दोस्तों, काम करती है। इसके बाद हम ऑनसेट की बात करते हैं। रैपिड एक्टिंग को काम मैंने कि सबसे जल्दी ऑनसेट स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, तो लगभग इसका जो ऑनसेट है वो सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही इसका ऑनसेट क्या हो जाता है दोस्तों, स्टार्ट हो जाता है रैपिड एक्टिंग का 15 मिनट के अंदर, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग जो है उसका 30 मिनट में स्टार्ट हो जाता है, और इंटरमीडिएट जो है दोस्तों उसका लगभग 2 से 4 घंटे में स्टार्ट हो जाता है, और जो ग्लार्गिन जो है उसका भी 2 से 4 घंटे में हो जाता है। डेटेमीर जो है दोस्तों उसका 1 से 4 घंटे में होता है, और जो डी ग्लूडैक है दोस्तों उसका लगभग 1 से 9 घंटे के अंदर होता है, ठीक है। ये भी मैंने उसी किताब से लिए हैं, आपको हरिसन जो प्रिंसिपल है सबसे अच्छी बुक है दोस्तों, उसी से लिए हैं, तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो इसका 15 मिनट है, इसका 30 मिनट है, 2 से 4 घंटे तक, 2 से 4 घंटे, 1 से 4 घंटे और लगभग 1 से 9 घंटे तक इनका क्या रहता है दोस्तों, ऑन सेट रहता है। ऑन सेट का मतलब आपको मैं फिर से बता रहा हूं, ऑन सेट को इतना टफ नहीं है। ऑन सेट में सिर्फ आपको क्या याद रखना है दोस्तों कि भाई जैसे ही इनको दिया और देने के बाद ये कितनी देर के अंदर अपना काम करना क्या कर देती हैं दोस्तों, स्टार्ट कर देती हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, ऑन सेट के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, ऑन सेट के नाम से जानते हैं। और ड्यूरेशन का मतलब कितने लंबे समय तक काम करती रहेंगी, कितने लंबे समय तक क्या करती रहेंगी दोस्तों, काम करती रहेंगी, वो क्या कहलाता है, इसका ड्यूरेशन कहलाता है। तो आपको इसमें क्या नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद दोस्तों पीक लेवल का मतलब कि मैक्सिमम लेवल तक कब पहुंचती है, ये मैक्सिमम जो लेवल है दोस्तों वो कब पहुंचती है, तो वो क्या कहलाता है, इसका पीक लेवल कहलाता है। तो रैपिड एक्टिंग जो होती है वो लगभग 30 मिनट से और 90 मिनट के अंदर इनका जो लेवल है वो क्या चला जाता है, अपना मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म करना क्या कर देती हैं, ये शुरू कर देती हैं। शॉर्ट एक्टिंग जो होता है दोस्तों उसका लगभग 2 से 3 घंटे होता है, और इंटरमीडिएट जो होता है दोस्तों इसका 4 से 10 घंटे होता है। और अब अच्छी बात यह है कि इन तीनों का आपको याद नहीं करना, क्योंकि तीनों ही क्या होती हैं दोस्तों, पीक लेस होती हैं। लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन होती है दोस्तों ये कभी भी पीक पे नहीं पहुंचती। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं होगा कि कभी ऐसा होगा कि अपने फंक्शन को क्या करेंगे, सबसे ज्यादा परफॉर्म करेंगे, नहीं, ये एक लाइन से काम करती रहती है। लॉन्ग एक्टिंग क्या करती रहेंगी दोस्तों, एक लाइन से काम करती रहेंगी। जैसे उनको दिया उस समय स्टार्ट होकर जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसी जब तक अपना फंक्शन जो परफॉर्म करती रहेंगी, जितनी ड्यूरेशन तक अपने फंक्शन को परफॉर्म करेंगी तब तक कैसा परफॉर्म करेंगी, एक तरीके से करेंगी, ज्यादा कम नहीं करती हैं। इसलिए इन तीनों को आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे होती है दोस्तों, पीकलेस होती है। क्या होती है, पीकलेस होती है, ठीक है। तो ये याद रखना। शॉर्ट के अंदर ध्यान रख लेना कि रेगुलर है। पिछली बार नोट सेट मिसिस रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आया था कि किसी भी पेशेंट को हमने ये दिया तो उसका शायद पीक आया था कि कब इसका पीक लेवल पहुंच जाएगा, रेगुलर इंसुलिन का टाइम दे रखा था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 2 से 3 घंटे उसमें करना था। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो आपने अगर पढ़ रखा है दोस्तों तो उससे बाहर तो नहीं आएगा कोई भी चीज, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं है, बस आधे घंटे के अंदर डायबिटीज मेलाइटिस को कंप्लीट कर लिया, तो दोस्तों उसमें से तो क्वेश्चन कैसे आएगा आपका। तो आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ो ना उसको अच्छे से पढ़ो, कि कम से कम चाहे इस टॉपिक में से ये टॉपिक मुझे टाइम ले मेरा। देखो मैं चाहता तो डायबिटीज मेलाइटिस भाई 1 घंटे में पढ़ा देता, पूरा खत्म करवा देता, मुझे भी आता है खत्म करवाना, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मान लो 1 घंटे पढ़ा दिया उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आया, आपका 1 घंटा तो बिल्कुल खराब हो गया ना। लेकिन आप चाहे 5 ही घंटे पढ़ो, लेकिन उससे अगर क्वेश्चन आता है और उससे बाहर नहीं जाता ना दोस्तों, तो वो सबसे खुशी की बात होती है कि हमारा टाइम क्या नहीं हुआ, वेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए जो भी टॉपिक पढ़ो, चाहे यहाँ पे पढ़ो, यूट्यूब पे पढ़ो, बाहर पढ़ो, खुद पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो उसको ऐसे कि कोशिश करो कि उस टॉपिक को तो पढ़ लिया ना तो उससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं बने। इसके बाद दोस्तों क्लैरिटी ऑफ द फ्लूइड है वो बहुत सिंपल है। इंटरमीडिएट जो होता है ना, इसका जो फ्लूइड होता है वो थोड़ा क्लाउडी दिखता है,
और बाकी के सारे कैसे दिखाई देते हैं, क्लियर दिखाई देते हैं। बाकी के सारे कैसे दिखाई देते हैं, क्लियर दिखाई देते हैं। सिर्फ इंटरमीडिएट जो इंसुलिन जो होता है दोस्तों वो कैसा दिखाई देता है, क्लाउडी दिखाई देता है। जो ये इंटरमीडिएट इंसुलिन है वो कैसा दिखाई देता है, क्लाउडी दिखाई देता है। इसके अलावा जितने भी इंसुलिन होते हैं दोस्तों उनका जो फ्लूइड है उसका आप देखोगे तो बिल्कुल पानी का जैसा बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप आराम से यूट्यूब पे, तो ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से इसको लिख लेना। मैं एक बार हट जाता हूं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इनकी मिक्सिंग जो है ना वो मैं आपको आगे बता दूंगा। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम इनकी मिक्सिंग की क्या करेंगे दोस्तों, बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और बात करते हैं हम इंसुलिन थेरेपी से रिलेटेड। रैपिड एक्टिंग और जो शॉर्ट एक्टिंग है इनको सबक्यूटेनियस और आईवी दोनों मेथड से दिया जा सकता है, लेकिन रैपिड एक्टिंग को फिर भी दोस्तों सबक्यूटेनियस ज्यादा प्रेफर्ड किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ज्यादा इसको जो प्रेफर्ड करते हैं हम वो कौन सा करते हैं दोस्तों, हम सबक्यूटेनियस प्रेफर्ड करते हैं। और शॉर्ट एक्टिंग जो है दोस्तों, जो रेगुलर जो इंसुलिन है उसको हम आईवी प्रेफर्ड करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, आईवी प्रेफर्ड करते हैं। दिए दोनों सबक्यूटेनियस और आईवी दोनों रूट से दी जा सकती है, लेकिन रैपिड एक्टिंग को फिर भी हम ज्यादा किस रूट से देंगे, सबक्यूटेनियस से देते हैं, और शॉर्ट एक्टिंग को किस रूट से देते हैं, ज्यादा हम आईवी से देते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी की जो दोनों बच गई इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग, इन दोनों को ही सबक्यूटेनियस ही दे सकते हैं, ओनली सबक्यूटेनियस। इनको हम चाहकर भी आईवी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग को हम नहीं दे सकते। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट प्रेफर्ड साइट कि सबसे अच्छी साइट कौन सी होती है इंसुलिन देने की, तो दोस्तों उसका क्या आएगा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। क्योंकि यहां पर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो रैपिड होता है, साइट भी ज्यादा होती है तो रिपीटेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होती। एब्जॉर्प्शन तेज होता है, यहां पे रैपिड होता है। इसके अलावा कहां दे सकते हैं, अदर अपर आर्म पे दे सकते हैं हम इंसुलिन, थाई के ऊपर दिया जा सकता है, और इसके अलावा बटक पे दिया जा सकता है, ठीक है। मैं सबक्यूटेनियस वाले की बात कर रहा हूं, कहीं आपको सर बटक्स में आईवी कैसे लगाएंगे, ठीक है, इतनी गलती तो मत करना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, यहां पे सबक्यूटेनियस की बात कर रहे हैं। जहां पर भी जिस भी साइट पे आपने दिया है, तो कम से कम 2 से और 3 वीक तक उसको दोबारा मत देना, वहां पे उस साइट पे दोबारा मत देना। और जिस साइट पे दिया है अगली बार अगर आप दे रहे हो तो कम से कम उस साइट से 1.5 से और 2 इंच की क्या रखोगे आप दोस्तों, दूरी रखोगे। 1.5 से लेकर और 2 इंच की क्या रखोगे, डिस्टेंस रखोगे। आपको सर अभी तो कह रहे हो देना नहीं है, और अब कह रहे हो, मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो ये मान लो एब्डोमेन है आपका, एब्डोमेन पे ये अम्लाइकस है, आपने यहां दिया, ठीक है। तो इस जगह पे तो आपको कम से कम 2 से 3 वीक नहीं देना है, लेकिन यहां से 1.5 से 2 इंच की दूरी पे आप दे सकते हो, 1.5 से 2 इंच की दूरी पे आप दे सकते हो, ठीक है। तो कम से कम जिस साइड पे दिया है उस साइड से 1.5 से 2 इंच की आपको क्या रखनी है दोस्तों, दूरी रखनी है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। 1.5 से 2 इंच की आपको क्या रखनी है दोस्तों, दूरी रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट है दोस्तों साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसुलिन थेरेपी। तो पहला इसके अंदर आता है डॉन फिनोमिना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा आता है इसमें से सोमोगई इफेक्ट, या फिनोमिना भी लिखा हुआ सकता है। एक आता है दोस्तों लोकल रिएक्शन, लोकल एलर्जिक रिएक्शन लिखो। एक आता है लाइपोडिस्ट्रोफी, और एक आता है दोस्तों हाइपोग्लाइसेमिया। एनाफाइलेक्टिक शॉक भी हो सकता है, बहुत रेयर होता है वो, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले देखो दोस्तों डॉन फिनोमिना और सोमोगई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों ही हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला है डॉन फिनोमिना।
डॉन फिनोमिना के अंदर क्या होता है दोस्तों कि नाइट टाइम के अंदर हम क्या करते हैं, इंसुलिन की गलती से मान लो लो डोज दी गई है या बॉडी को जितनी जरूरत है उससे कम डोज दी जा रही है पेशेंट को, तो लो डोज ऑफ इंसुलिन, जैसे ही आपने इंसुलिन की दोस्तों लो डोज दी तो क्या होगा, इंसुलिन कम देने से भाई ग्लूकोज का लेवल क्या रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि इंसुलिन कम करता है। अब आपने इंसुलिन ही कम दी तो ग्लूकोज का लेवल क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो एट 2 to 4 AM या फिर मिडनाइट भी लिखा हुआ सकता है, उस दौरान क्या होगा दोस्तों, पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसेमिया। इसी दौरान कुछ जो हॉर्मोन्स जो होते हैं उनका लेवल भी बढ़ता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज रहता है और ग्लूकोकोर्टिकोइड सबसे मेन, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, कोर्टिकोस्टेरोन, ठीक है, इनका लेवल भी क्या होता है दोस्तों इस समय बढ़ता है। तो इससे क्या होगा, और ज्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोज का लेवल और ज्यादा बढ़ेगा। तो एट मॉर्निंग जब आप सुबह उठोगे तो सुबह बहुत ज्यादा ग्लूकोज का लेवल क्या मिलेगा दोस्तों, मिलेगा। तो हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी जब आप मॉर्निंग में, जब पेशेंट उठेगा और आप उसका जब ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा। और नाइट में भी क्या रहेगा दोस्तों, हाइपरग्लाइसेमिया ही रहेगा। नाइट में क्या रहेगा, हाइपरग्लाइसेमिया ही रहेगा। इस फिनोमिना को हम किस नाम जानते हैं, डॉन फिनोमिना के नाम से जानते हैं। इसमें सीधे से ये बताना चाह रहा है कि एक तो देखो आपने डोज कम दी, और दूसरा दोस्तों जो हॉर्मोन्स जो होते हैं उन हॉर्मोन्स के कारण भी ग्लूकोज का लेवल क्या करता है, और ज्यादा पीक करता है, और ज्यादा क्या करता है दोस्तों, बढ़ता है। तो उसके कारण और ज्यादा क्या होता है, जितना बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ना चाहिए उससे भी क्या होता है, ज्यादा लेवल बढ़ता है। तो उसके कारण पेशेंट को मॉर्निंग में बहुत ज्यादा ग्लूकोज का लेवल क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा, सीवियर हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा, मतलब कि ज्यादा ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, डॉन फिनोमिना के नाम से जानते हैं, बस सिंपल सा। दूसरा है दोस्तों सोमोगई इफेक्ट, बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट, सोमोगई इफेक्ट। सोमोगई इफेक्ट में क्या होगा दोस्तों, इंसुलिन की डोज अगर आपने ज्यादा दे दी तो हाई डोज ऑफ इंसुलिन, आपने इंसुलिन की डोज दी ज्यादा, हाई डोज ऑफ इंसुलिन देने से क्या होगा दोस्तों, 2 से 4 बजे उस पेशेंट का ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, ज्यादा डोज देने से गिरेगा, क्योंकि धीरे धीरे वो काम करेगी इंसुलिन। ज्यादातर नाइट के अंदर जो इंसुलिन दी जाती है ना वो लॉन्ग एक्टिंग दी जाती है, तो लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन जो होती है दोस्तों उनका जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या करेंगी, वो कम करेंगी। तो मिड नाइट पे एट 2 to 4 AM, 2 to 4 AM जो पेशेंट जो होता है दोस्तों उसको क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा उस पेशेंट के अंदर। और हाइपोग्लाइसेमिया जब किसी भी पेशेंट में होगा तो उसके अंदर साथ में उसके अंदर सिम्टम आएंगे किसके, हेडेक के और डायफोरेसिस के, मतलब उसको पसीने आएंगे बुरी तरह। लेकिन उसी समय क्या होता है दोस्तों, कुछ समय के बाद में क्या होगा, वापस से जो काउंटर रेगुलेटरी जो हॉर्मोन्स हैं जो कि ग्लूकोज के लेवल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, वो इसके लेवल को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो काउंटर रेगुलेटरी जो हॉर्मोन्स हैं, हॉर्मोन्स अभी जब हमने बात की जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है, एग्जांपल लिख लो, ग्लूकोकोर्टिकोइड, ये क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज द लेवल ऑफ, कई हार्मोन होते हैं, एड्रेनलिन है वो भी बढ़ाता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन से जो बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन है वो इंक्रीज करता है, स्मॉल अमाउंट में थायराइड हार्मोन भी काम करता है, तो कई सारे हार्मोन्स ऐसे काम करते हैं। तो इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज, अब इनका सीक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएंगे। तो मॉर्निंग के अंदर तो ग्लूकोज के लेवल क्या मिलेगा दोस्तों, हाई मिलेगा। तो हाइपरग्लाइसेमिया एट मॉर्निंग, हाइपरग्लाइसेमिया एट मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आया, और पेशेंट साथ में सुबह कंप्लेन करेगा कि रात को मुझे क्या हो रहा था दोस्तों, हेडेक हो रहा था और डायफोरेसिस हो रहा था। तो ये हेडेक और जो डायफोरेसिस है ना दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलेगा, सोमोगई इफेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। डॉन के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, डॉन फिनोमिना है उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। दोनों में सेम एक चीज का क्या डिफरेंस आया दोस्तों, दोनों में डिफरेंस क्या आया, ध्यान रखना कि डॉन फिनोमिना के अंदर मिडनाइट हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा था। क्या हो रहा था, मिडनाइट हाइपरग्लाइसेमिया, जबकि सोमोगई इफेक्ट के अंदर क्या हो रहा है, जबकि सोमोगई इफेक्ट के अंदर दोस्तों क्या हो रहा है, मिडनाइट हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है, हाइपोग्लाइसेमिया
हाइपोग्लाइसेमिया, और साथ में मिडनाइट उसको क्या हो रहा था दोस्तों, हेडेक और प्लस डायफोरेसिस भी देखने को मिल रहा था। जब पेशेंट उठेगा ना तो सुबह बताएगा ये बात, और रात को तो वो नहीं बताएगा, लेकिन सुबह आपको बताएगा कि मेरे को क्या हो रहा था, सर में दर्द और मेरे रात को मेरे बहुत तेज पसीने आ रहे थे और सर दर्द हो रहा था। उसका रीजन क्या था, क्योंकि रात को उसको ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है ना दोस्तों वो क्या हो गया था, कम हो गया था। तो इस फिनोमिना को हम किस नाम से जानते हैं, सोमोगई फिनोमिना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है, देखो एक तो ये क्वेश्चन याद रखना है जो मैंने आपको बताया। दूसरा जो क्वेश्चन आता है ना वो इंसुलिन की डोज से पूछेगा, भाई किसमें ज्यादा देते हैं और किसमें कम देते हैं, किसमें कम देने से हुआ है किसमें ज्यादा। तो डाउन को याद रख लो, डाउन मतलब डाउन, डाउन मतलब कम। तो डाउन वाले में क्या होता है, हम कम डोज देते हैं। डाउन का मतलब डाउन से डाउन याद रख लो, डाउन का मतलब कम डोज देने के कारण जो होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, डाउन होता है। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जो ज्यादा देने से होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, सोमोगई इफेक्ट होगा। तो ज्यादा इंसुलिन देने से सोमोगई इफेक्ट होता है, और कम देने के कारण कौन सा होता है दोस्तों, डाउन फिनोमिना देखने को मिलती है, डाउन फिनोमिना देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए, बस इतना पढ़ लो आप, बहुत है। अब इनका कोई ट्रीटमेंट पूछे आपसे, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इनका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो डाउन फिनोमिना के अंदर इंसुलिन आपने कम दी थी तो इंक्रीज द डोज ऑफ इंसुलिन, और यहां पर सोमोगई में क्या होगा, जो डोज ज्यादा दी थी तो डिक्रीज द डोज ऑफ इंसुलिन। तो ऐसे भी पूछ सकता है, फिर वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार डाउन में हमने डाउन पढ़ा था कि डाउन कर दो डोज को, नहीं। ट्रीटमेंट के रूप में अगर पूछता है तो उल्टा होगा ना, क्योंकि इसमें हमें कम देने के कारण सिम्टम आ रहे हैं तो यहां पर हम डोज को इंक्रीज करेंगे, और यहां ज्यादा देने के कारण सिम्टम आ रहे हैं इसलिए हम डोज को क्या करेंगे दोस्तों, कम करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो आती है आपकी लोकल एलर्जिक रिएक्शन। लोकल एलर्जिक रिएक्शन दोस्तों उस साइट पे होती है जहां पर जो भी पेशेंट है उसको आपने इंसुलिन लगाई है। ठीक है, पहले ये बहुत ज्यादा होती थी, जब बोवाइन जो इंसुलिन है वो यूज की जाती थी, जो जानवरों से बनती थी, तो उस समय इंसुलिन के जो रिएक्शन के चांसेस जो थे वो ज्यादा होते थे। आजकल ये फिर भी कम देखने को मिलते हैं। तो जैसे पेशेंट के अंदर रेडनेस, ईचिंग, बस ये सिम्टम, तो इसे हम लोकल एलर्जिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बहुत ही रेयर केस के अंदर जो पेशेंट है उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक भी हो सकता है कि भाई इंसुलिन है, उसने ऐसा रिएक्शन कर दे कि एनाफाइलेक्सिस की जो कंडीशन है दोस्तों वो भी क्या हो सकती है, स्टार्ट होती है, लेकिन वो लोकल नहीं कहलाएगा। ठीक है, लोकल का मतलब होता है कि जिस साइट पे आपने दिया है वहां पर ही रिएक्शन हो जाए, तो वहां पर अगर रेडनेस, ईचिंग ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो इसे किस नाम जानते हैं, इसे हम लोकल एलर्जिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, लाइपोडिस्ट्रोफी। लाइपोडिस्ट्रोफी दो प्रकार की होती है, लाइपोएट्रोफी और दूसरी होती है दोस्तों लाइपो हाइपरट्रोफी। लाइपो एट्रोफी और लाइपो हाइपरट्रोफी। देखो लाइपोएट्रोफी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि जो जहां पर इंसुलिन दी जा रही है ना उस सबक्यूटेनियस फैट की क्या हो गई दोस्तों, थिनिंग हो गई है। हमने सबक्यूटेनियसली दिया इंसुलिन, और उस इंसुलिन के देने के कारण सबक्यूटेनियस फैट क्या हो जाए दोस्तों, थिन हो जाए, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, लाइपोएट्रोफी के नाम से जानेंगे। और अगर उसकी दोस्तों थिकनेस हो जाए तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, लाइपर हाइपरट्रोफी के नाम से जानेंगे। भाई थिकनेस होगी तो लाइपो हाइपरट्रोफी कहलाएगा, और अगर थिनिंग होगी तो क्या कहलाएगा, लाइपोएट्रोफी। थिनिंग के है ना दो मेन रीजन माने गए हैं। एक तो कन्वेंशनल जो इंसुलिन है ना उसका यूज करना, मतलब कि जो जानवरों से जो इंसुलिन बनाई जाती है ना, बोवाइन इंसुलिन जो जानवरों से बनाई जा रही है दोस्तों, ऐसी इंसुलिन देने के कारण जो होता है ना दोस्तों वो लाइपोएट्रोफी होता है। और लाइपो हाइपरट्रोफी जो देने का मेन रीजन होता है ना दोस्तों वो होता है रिपीटेड साइट, मतलब एक ही साइट के ऊपर क्या दोगे दोस्तों, बार बार दोगे, एक ही साइड पे आप क्या दोगे दोस्तों, बार बार दोगे ना, तो उसके कारण क्या होने के चांसेस होते हैं, लाइपो हाइपरट्रोफी होने के क्या रहते हैं दोस्तों, चांसेस रहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। कुछ कंडीशन के अंदर लाइपोएट्रोफी जो है वो रिपीटेड साइट के कारण भी हो सकती है, लेकिन मेन जो रीजन होता है वो क्या होता है, कन्वेंशनल जो इंसुलिन है उसका यूज करना इसका मेन रीजन होता है। और लाइपो हाइपरट्रोफी जो है दोस्तों उसका मेन रीजन क्या होता है कि एक ही साइट को बार बार उसी साइट के ऊपर आप इंसुलिन दोगे, उस पेशेंट के अंदर जहां पर देते हो आप उस सबक्यूटेनियस फैट के अंदर क्या आ सकती है दोस्तों, थिकनेस देखने को मिल सकती है। तो ये दोनों कंडीशन एक साथ मिलकर क्या कहलाती है, लाइपोडिस्ट्रोफी कहलाती है। इसके बाद लास्ट दोस्तों हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया को मैं जब आपको थोड़ा सा अभी बस इतना बता रहा हूं कि भाई आप अगर मान लो ज्यादा इंसुलिन दोगे तो पेशेंट किस में चला जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाएगा। उसका जो लेवल है वो लेस देन 70 mg/dl हो जाएगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर 70 mg/dl से कम हो जाता है तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया के नाम से जानते हैं। हो सकता है हम इसको आगे थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेशंस जो मैं आपको पढ़ाऊंगा
ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस के जो एक्यूट जब हम कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे उस कंडीशन के अंदर हम जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोइक सिंड्रोम, और तीसरा हम क्या पढ़ते हैं उसके अंदर हाइपोग्लाइसेमिया पढ़ते हैं। तो वहां पर हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका हो गया इंसुलिन थेरेपी, उसके साइड इफेक्ट, उसके साइट वाइट के बारे में जान लिया हमने। कुछ बचेगा थोड़ा बहुत, जो मिक्सिंग इनकी बची है कि भाई इंसुलिन को कैसे मिक्स किया जाता है, तो वो मैं आपको नर्सिंग मैनेजमेंट में करवा दूंगा। जो नर्सिंग मैनेजमेंट करवाऊंगा वहां पे आप करवा दूंगा मैं आपको। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों, अब थोड़ी देर में पढ़ते हैं अब हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, तो एक बार मैं पानी पी लेता हूं, फिर इसके बाद में हम इस टॉपिक को क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। फिर इसके बाद इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट्स है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले बात तो अगर हम टाइप सेकंड, देखो टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज मेलाइटस है दोस्तों, उसका जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंसुलिन थेरेपी है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। टाइप सेकंड में सुनो, अगर हम बात करें टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस की, तो हम HbA1c करवाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको डायबिटीज मेलाइटस का सीवियरिटी देखनी है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के बाद ट्रीटमेंट काम कर रहा है नहीं करना ये देखना है, बेस्ट मेथड देखना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस देखनी है, तो वो क्या है दोस्तों, HbA1c है। तो हम ये करवाएंगे। अगर किसी का भी 9 से कम आ रहा है ना, तो जनरली उसको सिर्फ और सिर्फ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देकर क्या किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट देकर ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन किसी का अगर 9 से ज्यादा है ना दोस्तों, तो इसका मतलब वो एडवांस फेज में है, तब उसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट साथ में दोस्तों इंसुलिन भी देने की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या करेंगे जब इंसुलिन ही नहीं है। तो जब इंसुलिन ही नहीं है तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का क्या काम होगा, इसलिए इंसुलिन भी हमें साथ में देनी पड़ेगी। तो दोनों चीजें देनी पड़ेंगी, तभी उस पेशेंट का क्या हो पाएगा दोस्तों, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम आ पाएगा। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के ऊपर। तो इनकी कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी होती हैं, पहले बात करते हैं कौन कौन सी ड्रग हम पढ़ेंगे। पहली जो कैटेगरी दोस्तों दैट इज सल्फोनिल यूरिया, या पहले बाइग्यूनाइड्स लिख लो चलो, क्योंकि सबसे मोस्ट वही है। पहले बाइग्यूनाइड्स से शुरू करते हैं। सबसे पहली दोस्तों बाइग्यूनाइड्स, दूसरी है सल्फोनिल यूरिया, सल्फोनिल यूरिया। थर्ड जो ड्रग है वो है आपकी मैग्लिटिनाइड, थर्ड लिखो मैग्लिटिनाइड्स। फोर्थ जो ड्रग है दोस्तों वो लिखो थियाजोलिडाइनडोन्स, थियाजोलिडाइनडोन, थोड़ा ऐसा ही नाम है। थियाजोली के पास गई डाइनडोन, ठीक है, थियाजोलिडाइनडोन्स, थियाजोलिडाइनडोन्स, ठीक है। 4 हो गए। 5वीं जो कैटेगरी वो है अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर्स, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर्स। इसके बाद है DPP4 इनहिबिटर्स, DPP4 इनहिबिटर्स, डाई पेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होगी डीपीपी की, डाईपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज। इसके बाद है दोस्तों 7वां SGL2 इनहिबिटर्स, SGL2 इनहिबिटर्स। इसको हम बोलते हैं सोडियम, GL मतलब ग्लूकोज, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स। और लास्ट 8वां बच गया, वो है आपका डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट, डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट। 8 कैटेगरी हैं। कैसे याद रखोगे, एक ट्रिक बना लो। क्या बच्चों सुनो, मैं तुम्हें आज अल्फा से आज दूंगा
दूंगा नहीं, दूंगा सुपर डोज। बच्चों सुनो, मैं तुम्हें आज दूंगा सुपर डोज। ऐसे ट्रिक बना सकते हो। पहली है बाइगुनाइड्स, सल्फोनिल यूरियाज, मैग्लिटिनाइड्स, थियाजोलिडाइनडोन्स। थियाजोली के पास गई, डाइनडोन्स किया, थियाजोलिडाइनडोन्स। ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है कार्बोहाइड्रेट में, उसे याद रख लो, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर। ये तो सिंपल ही है, DPP4 और SGL2, बस इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज इनहिबिटर्स, और यहां पर सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर। और उधर है डोपामिन जो रिसेप्टर एगोनिस्ट, डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। बात करते हैं सबसे पहली जो ड्रग है दोस्तों, दैट इज बाइगुनाइड्स। बाइगुनाइड्स जो ड्रग है, ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन पूछे मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड या मोस्ट वाइडली यूज्ड, ठीक है, कॉमनली भी लिखा हुआ सकता है या वाइडली भी लिखा हुआ सकता है। तो सबसे ज्यादा यूज कौन सी होती है दोस्तों? बाइगुनाइड्स ही होती है। जब आप इसका एग्जांपल सुनोगे तब आप खुद भी मान जाओगे कि हाँ सर ये सबसे ज्यादा यूज होती है, और मैंने इसका नाम तो सुना ही है, और किसी का नाम तो सुना नहीं सुना हो, लेकिन इसका नाम तो हमने सुना ही है। दोस्तों ये सारे काम करती है लगभग। इसके अगर हम एक्शन की बात करें तो ये सारे काम कर रही है। इंक्रीज करती है ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को, इंक्रीज करती है ये इंसुलिन के ट्रांसपोर्ट को, इंसुलिन को ब्लड से लेकर सेल तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो GLUT प्रोटीन करता है ना, मैंने आपको बताया था GLUT प्रोटीन के बारे में जब इंसुलिन के फंक्शन पढ़े थे, वो काम ये खुद भी करते हैं। तो इंक्रीज इंसुलिन ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा इंक्रीज करती है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को, और डिक्रीज करती है ग्लूकोनियोजेनेसिस को लीवर में। भाई ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो कम ही करवाना है ना हमें, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नॉन कार्बोहाइड्रेटिक सब्सटेंस से क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करती है दोस्तों? ये डिक्रीज करती है। तो ये सारे फंक्शन क्या कर रही है दोस्तों? ये परफॉर्म कर रही है। क्या इसके भी कोई साइड इफेक्ट होते हैं? हाँ जी, इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। ये ड्रग अच्छी है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी के बारे में डिटेल से मैं नहीं पढ़ना। क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं? एक तो इसका साइड इफेक्ट होता है दोस्तों लैक्टोएसिडोसिस, मतलब कि लैक्टिक एसिड है ना, उसका फॉर्मेशन क्या करती है दोस्तों? ये ज्यादा करती है। जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हो ना, तो उसमें पढ़ते हो आप ग्लाइकोलाइसिस में कि ऑक्सीजन की जब प्रेजेंस होती है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड में होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं हो, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो, तो ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो पायरुविक एसिड नहीं बनकर क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, उसे हम लैक्टोएसिडोसिस के नाम से भी हम उसे जानते हैं। तो एक तो ये करवाती है ये। एक दोस्तों इसकी कमी से इसको लेने से कई बार पेशेंट को क्या होता है? GI डिस्टर्बेंस हो जाता है, GI डिस्टर्बेंस, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, गैस्ट्रिक इरिटेशन, ये सब चीज देखने को मिलते हैं। और एक कहते हैं कि ये जो ड्रग्स लेते हैं ना, उन लोगों के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्या होती है? ज्यादा होती है। हो सकता है कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है दोस्तों? ये कम करता है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी इससे देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये तीनों ही याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये वाली जो ड्रग है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना ही पड़ेगा। एक दूसरा कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब कब नहीं लेना चाहिए? तो दोस्तों एक तो इसको रीनल डिजीज में नहीं लेते। जब रीनल एडवांस डिजीज हो जाती है, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है ना वो 125 ml होती है पर मिनट, लेकिन वो जब अगर 30 ml से भी कम हो जाए तो हम इसको लेना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। और ये लीवर डिजीज के अंदर भी नहीं लेते। तो रीनल और जो लीवर जो डिजीज है दोस्तों, उनके अंदर इनको हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब लास्ट आता है दोस्तों इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने नहीं सुना होगा, ये है मेटफॉर्मिन। कौन सी टैबलेट यूज करते हैं दोस्तों? मेटफॉर्मिन टैबलेट यूज करते हैं। अलग अलग फॉर्म में आती है, 500 mg में भी आती है, 800 mg में भी आती है, ठीक है, 1000 mg में भी आती है। लेकिन फिर भी अगर हम इसकी मैक्सिमम डोज की बात करें ना, तो मैक्सिमम जो डोज है इसकी वो 2.5 ग्राम पर डे होती है, इससे ज्यादा नहीं देना। एक दिन में पेशेंट को ऐसे नहीं है कि आपने 1 किलो मेटफॉर्मिन खिला दिया, तेरा डायबिटीज आज से खत्म, वो नहीं करना है आपको। तो 2.5 ग्राम से ज्यादा डोज नहीं देनी है। मैक्सिमम जो डोज है दोस्तों वो कितना दोगे आप? 2.5 ग्राम पर डे ही दोगे। तो ये आपकी पूरी खत्म हो गई है पहली वाली। और बाइगुनाइड जो होती है सबसे ज्यादा HbA1c को कम जो करती है ना, वो यही करती है। अगर सबसे ज्यादा कोई कहे कि भाई सबसे ज्यादा HbA1c का लेवल तो जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना एबनॉर्मल है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम ये डिक्रीज करती है, ठीक है। तो मैक्सिमम इन सब ड्रग्स के अंदर, मतलब सब ड्रग्स के अंदर मैक्सिमम जो HbA1c को कम करने वाली ड्रग है ना, वो यही है।
ये भी आपको याद रखना है, बस खत्म, पहली ओके हो गई खत्म। ठीक है, अब इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, तो घबराओ मत। आप सोच रहे हो सर ये क्या पढ़ रहे हैं हम, बहुत ज्यादा पढ़ लिया। दूसरी है दोस्तों सल्फोनिल यूरियाज, लेकिन मैं कह रहा हूं आजकल के जो नोट सेट के जो पेपर हैं दोस्तों, मैं नोट सेट पे ज्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि नोट सेट पढ़ लिया तो बाकी के तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे। वो आजकल थोड़े से डिटेल में पूछने लग गए हैं क्वेश्चंस, तो आप थोड़ा सा आप उससे भी आगे रहो। ठीक है, कुछ भी पूछे, ये सोचो कि डायबिटीज में कुछ भी पूछेगा तो मैं जरूर बताऊंगा, उस हिसाब से पढ़ो। दूसरी जो ड्रग आती है दोस्तों सल्फोनिल यूरियाज आती है, इन्हें हम पोटेशियम चैनल ब्लॉकर के नाम से भी जानते हैं, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स ऑफ बीटा सेल। अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों। ये है बीटा सेल। बीटा सेल कौन सी सेल है? पैनक्रियाज की वो सेल जो इंसुलिन बनाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? बीटा सेल कहलाती है। ये बीटा सेल का अंदर किस प्रकार से इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, हमें उसको समझना पड़ेगा। जब आपको वो इंसुलिन का सीक्रेशन कैसे होता है वो जब हम समझ जाएंगे तो आपको ये जो ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों हम फूड खाते हैं, खाना हमने खाया, खाने में था ग्लूकोज, ये ग्लूकोज दोस्तों इसके अंदर एंटर करेगा और ग्लूकोज का यूज क्या करेगा दोस्तों? सेल एनर्जी बनाएगा। फूड का जब ऑक्सीडेशन करता है तो क्या बनाता है? एनर्जी। तो एनर्जी से क्या बनेगा दोस्तों? एटीपी बनेगा। क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। ये एटीपी क्या काम करता है दोस्तों? यहां पर पाए जाते हैं पोटेशियम के चैनल्स। सेल में क्या पाए जाते हैं? पोटेशियम के चैनल पाए जाते हैं। ये सारे क्या है? पोटेशियम के चैनल हैं। जैसे ही एटीपी बनती है दोस्तों तो ये पोटेशियम, देखो एनर्जी बनी ग्लूकोज से। अब आपको पता है जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो इंसुलिन का सीक्रेशन क्या है? जरूरी है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज बना है तो उसके लिए क्या चाहिए? इंसुलिन चाहिए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये एटीपी क्या काम करता है? जैसे एटीपी बनता है ना तो ये यहां पर इन पोटेशियम चैनल को क्या कर देता है दोस्तों? ब्लॉक कर देता है। इन पोटेशियम चैनल को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है ये इनको। और कहते हैं कि इन पोटेशियम चैनल के ब्लॉक होने के कारण इंसुलिन के जो चैनल है ना वो खुल जाते हैं और इंसुलिन यहां से इंसुलिन का सीक्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों? स्टार्ट हो जाता है। इंसुलिन का सीक्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों? स्टार्ट हो जाता है। इंसुलिन बाहर निकलना क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। तो जो काम ये एटीपी कर रहा है, यहां पे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कर रहा है, वही काम सेम ये ड्रग करती है। सेम यही ड्रग सल्फोनिल यूरिया जो है दोस्तों वो यही काम करती है। सल्फोनिल यूरिया ड्रग जैसे ही आपने लिया तो सल्फोनिल यूरिया क्या काम करती है दोस्तों? इन पोटेशियम चैनल को क्या कर देती है? ब्लॉक कर देती है। मैंने ये लिखा है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर ऑफ बीटा सेल। और ये पोटेशियम चैनल जब ब्लॉक हो जाएंगे तो इंसुलिन क्या होगा दोस्तों? बाहर रिलीज होगा। तो इसके कारण क्या होगा? इंसुलिन जो है वो बाहर क्या होने लग जाता है दोस्तों? रिलीज होने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये सल्फोनिल यूरियाज क्या करवाती हैं? इंसुलिन का क्या करवाती है दोस्तों? रिलीज करवाती है। इंसुलिन को क्या करवाती है? रिलीज करवाती है। साथ में स्मॉल अमाउंट के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी क्या करती है? इंक्रीज करती है। और ये हम कह सकते हैं इंक्रीज रिलीज एंड प्रोडक्शन, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड रिलीज एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी। बस इनका एक ही साइड इफेक्ट है जो आपको याद रखना है, हाइपोग्लाइसेमिया। कई बार क्या कोज कर सकती हैं दोस्तों? हाइपोग्लाइसेमिया कोज कर सकती हैं। ग्लूकोज के लेवल को ज्यादा भी क्या कर सकती है दोस्तों? ये गिरा सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्लूकोज के लेवल को कम भी कर सकती हैं। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब इसके एग्जाम्पल सुनो, इसके भी एग्जाम्पल शायद आपने सुना हुआ होगा। एक इसके ना एग्जाम्पल जनरेशन के अकॉर्डिंग याद कर लो आप, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल है टोलबुटामाइड, सेकंड जनरेशन का है ग्लिपिजाइड और थर्ड जनरेशन का एग्जांपल है जो आजकल हम यूज करते हैं ग्लिमिप्राइड। ग्लिमिप्राइड। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। तीनों याद नहीं हो तो एक तो याद रख लेना दोस्तों, ग्लिमिप्राइड तो आपको याद रखना ही रखना है, और मत आप याद रखो। ठीक है, तो आपको ग्लिमिप्राइड जो है वो याद रख लेना बस। इसके बाद थर्ड जो कैटेगरी आती है वो आती है दोस्तों आपकी मैग्लिटिनाइड्स। मैग्लिटिनाइड्स, बस कुछ नहीं पढ़ना। मैग्लिटिनाइड जो ड्रग होती हैं ये इनका रैपिड एक्शन, बस इतना याद रखो, रैपिड एक्शन एंड रैपिड एक्सक्रिएशन, तेज काम करती हैं बॉडी से और तेज ही बॉडी से क्या निकलती है दोस्तों? बाहर निकलती हैं। और क्या काम करते हैं? इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। तेजी से काम करने के कारण ही इन्हें हम खाना खाने से 20 से 30 मिनट पहले लेते हैं। खाना खाने से 20 से 30 मिनट पहले इसलिए हम लेते हैं क्योंकि तेजी से काम करेंगी और जल्दी से ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देंगी दोस्तों? कम कर देंगी।
और अगर ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया दोस्तों, कम हो गया, तो हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। इसलिए हम पहले से क्या खाएंगे, खाना खाएंगे, ताकि क्या हो, खाना खाने के कारण हमारे बॉडी में क्या पहुंचे, ग्लूकोज पहुंचे, और ज्यादा जो ग्लूकोज का लेवल है दोस्तों वो नीचे नहीं गिरे, वो ज्यादा नीचे नहीं गिरे, तो वही हम यूज करते हैं। बस इसका एग्जांपल याद रख लो, री मतलब दोबारा से पैग लो, रीपैगलीनाइड, ये यहां पर टिनाइड था या लिनाइड है, बस रीपैगलीनाइड, ठीक है, एक ही वर्ड है ये मैंने आपको याद करने के लिए दो बार लिखा है, ऐसा लिखा है इसको, रीपैगलीनाइड, बस रीपैगलीनाइड, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, रीपैगलीनाइड, बस ज्यादा नहीं, क्या याद रखना है, मैगलीटिनाइड में मेगा मतलब जल्दी, ऐसे याद रखो, मेगा मतलब बड़ा, जल्दी जल्दी जल्दी, रैपिड एक्शन, बाहर बॉडी से जल्दी निकलती है, इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाती है, इसलिए इसको हम जल्दी से खाना खाने से पहले ही ले लेते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, रीपैगलीनाइड, रीपैगलीनाइड इसका क्या है दोस्तों, एग्जांपल है। इसके बाद है नेक्स्ट मैंने आपको क्या लिखा है, थियाजोलिडाइनडोन्स, थी आ गई किसके पास, जोली के पास, वहां जाके डाइनडोन्स किया, डाइनडोन्स, थियाजोलिडाइनडोन्स, इनको हम इंसुलिन सेंसिटाइजर के नाम से भी जानते हैं, सेंसिटाइजर्स मतलब इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं ये। और इनका एक नाम और है दोस्तों, ग्लूटाजोन, ग्लूटाजोन, घबराओ मत, ये नाम जो है वो काम आएगा आपके, ऐसे नहीं है कि आपने ग्लूटाजोन पढ़ लिया, सोच रहे एक और नाम याद करना पड़ रहा है, लेकिन आपने ग्लूटाजोन याद कर लिया ना, तो इससे क्या है दोस्तों, आपको बाकी का याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ चीज कैसे अभी बात करेंगे। तो थियाजोलिडाइनडोन्स बस सिंपल से याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना, कि इंक्रीज करती हैं दोस्तों इंसुलिन की सेंसिटिविटी को, पहले लिखा हुआ है इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी, और लेस कॉमनली यूज्ड, आजकल ये यूज नहीं करते हम, लेस कॉमनली यूज्ड ड्यू टू सीवियर कॉम्प्लिकेशन, सीवियर कॉम्प्लिकेशन। इसके आजकल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो रहे हैं दोस्तों, ज्यादा हो रहे हैं, इस कारण से हम थियाजोलिडाइनडोन्स को आजकल हम क्या नहीं करते दोस्तों, यूज नहीं करते हैं। कैसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये आपका क्वेश्चन बनता है, हो सकता है कि किसी एग्जाम में ये पूछ लें। तो रोजीग्लूटाजोन, देखो अब ग्लूटाजोन इसलिए काम में है क्योंकि आप कुछ ड्रग के आगे सिर्फ क्या लगाना है, ग्लूटाजोन लगाना है, सिर्फ आपको रोजी याद रखना है, रोजी पियो, रोजी क्या पियो, ग्लूटाजोन पियो, तो रोजी ग्लूटाजोन पिया ग्लूटाजोन, ठीक है, रोजी ग्लूटाजोन और पिया ग्लूटाजोन, बस। अब देखो साइड इफेक्ट क्या है, आप किसी को दोगे रोज, ठीक है, आप किसी को क्या दोगे दोस्तों, रोज दोगे, ये लो भाई रोज दे दिया आपने, तो उसका टूट जाएगा हार्ट, हार्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा एक दिन। आज आप रोज दे रहे हो, कभी ना कभी उसका हार्ट क्या करोगे, तोड़ोगे। तो याद रख लेना MI होता है, ठीक है, सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं आपको याद रखने के लिए, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोजी का क्या है, पीओ का क्या है। तो दोस्तों रोजी का क्या होता है, रोजी मतलब रोज, रोज का मतलब MI, मायोकार्डियल इंफारेक्शन, हार्ट का, ठीक है। तो रोजीग्लूटाजोन से क्या होता है, MI होने के चांसेस होते हैं। पियाग्लूटाजोन, भाई पियोगे पानी, जाओगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा आपको, CA ब्लैडर, ठीक है, ब्लैडर, तो CA ब्लैडर होने के चांसेस, कैल्शियम लिख दिया मैंने, CA लिखो, कैंसर ऑफ ब्लैडर, ठीक है, CA ब्लैडर, तो पियोग्लूटाजोन से CA ब्लैडर। तो ये जो दो साइड इफेक्ट है ना, दो ड्रग हैं इसकी, दोनों के साइड इफेक्ट हैं, और वो भी ऐसे वाले हैं एडवर्स इफेक्ट की, इसके अंदर CA ब्लैडर है, इसके अंदर MI है, इसलिए दोस्तों इसको आजकल हम क्या यूज करते हैं, कम यूज करते हैं, इसलिए आजकल हम इसको क्या करते हैं, कम यूज करते हैं। तो लेस कॉमनली यूज्ड नाउ ए डेज, आजकल इसको हम कम यूज कर रहे हैं। ये आपकी ड्रग हो गई थियाजोलिडाइनडोन्स। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर्स। इन ड्रग्स को हम स्टार्च ब्लोकर्स के नाम से भी जानते हैं, इनका एक नाम और क्या है, स्टार्च ब्लोकर्स। आप जो भी फूड खाते हो ना, जो भी प्लांट से फूड आता है, तो प्लांट अपनी एनर्जी को किसके रूप में सेव करता है, स्टार्च। तो जो हम खाना खाते हैं ना, उसमें क्या होता है दोस्तों, प्लांट से जो भी चीज खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, ठीक है। तो प्लांट किसको, एनर्जी को किसके रूप में, स्टार्च के रूप में स्टोरेज करता है, और एनिमल किसके रूप में करता है, ग्लाइकोजन के रूप में। हम किसके रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये स्टार्च, स्टार्च से हमें क्या मिलता है दोस्तों, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। स्टार्च से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का तो पॉलीसैकेराइड होता है ये। तो हम इस स्टार्च के एब्जॉर्प्शन को क्या कर दें दोस्तों, कम कर दें। इसके लिए एक एंजाइम है, इसको क्या कर दें, इनहिबिट कर दें। कौन सा एंजाइम, अल्फा ग्लाइकोसाइडेज। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, डिक्रीज कर देती हैं एब्जॉर्प्शन को, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देती हैं दोस्तों, डिक्रीज कर देती हैं। बस इतना याद रख लो और एक एग्जांपल याद रख लो, ए कार्बोज, ठीक है। ए कार्बोज जो इसका क्या हो गया, एग्जांपल हो गया, बस कुछ याद नहीं करना। नेक्स्ट, इसके बाद है DPP4, डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स। बहुत अच्छी ड्रग है, बताता हूं कैसे। इलियम जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। इलियम जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, समझो अच्छे से समझाता हूं। ये इलियम के अंदर पाई जाती है दोस्तों एक प्रकार की सेल जिसको हम बोलते हैं एल सेल्स। ये एल सेल्स दोस्तों एक केमिकल रिलीज करती हैं जिसका नाम है इनक्रेटीन। ये इनक्रेटीन जो रिलीज करती हैं दोस्तों, ये ग्लूकागोन के प्रोडक्शन को कम करता है। ग्लूकागोन के प्रोडक्शन को कम करता है और इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अब देखो दोस्तों, ग्लूकागोन कौन सा हार्मोन है, ग्लूकागोन वो हार्मोन है जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो हमें तो ग्लूकोज के लेवल को क्या करना है, कम करना है, और इंसुलिन के लेवल को बढ़ाना है। तो इनक्रेटिन दोनों काम कर रहा है जो हमें चाहिए, हमें ये दोनों ही काम चाहिए भाई। ग्लूकागोन कम बने, क्यों, ताकि पहले से ग्लूकोज ज्यादा है और ग्लूकागोन और ग्लूकोज को बढ़ाता है। इंसुलिन के जस्ट ऑपोजिट काम करता है ना ग्लूकागोन। और इंसुलिन हमें क्या करना है दोस्तों, बढ़ाना है। तो भाई हमारा तो काम तो इनक्रेटिन पूरा कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए, इनक्रेटिन वाले एंजाइम, सॉरी इनक्रेटिन को क्या करना है, हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ये इनक्रेटिन कैसे बढ़ता है दोस्तों, जैसे ही आपने ग्लूकोज लिया तो ग्लूकोज के लेवल के ऊपर इनक्रेटिन का लेवल क्या रहता है, डिपेंड रहता है। ग्लूकोज बढ़ेगा, इनक्रेटिन बढ़ेगा। अब सुनो, एक एंजाइम होता है दोस्तों DPP4, डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ DPP4 बोल रहा हूं। ये इस इनक्रेटिन का दुश्मन है। DPP4 क्या है, इस इनक्रेटिन का क्या है दोस्तों, दुश्मन है। ये क्या काम करता है, एल सेल से DPP4 जो एंजाइम है ये इनक्रेटिन के सीक्रेशन को रोक देता है, कम करता है। ये क्या कर देता है दोस्तों, कम कर देता है। तो इससे क्या होगा, ग्लूकागोन भी कम सीक्रेट होगा, ठीक है, कम है मतलब ज्यादा होगा, ग्लूकागोन ज्यादा सीक्रेट होगा, और जो इंसुलिन है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब ये उल्टा काम कर रहा है DPP4, तो हम इसी का क्या करेंगे दोस्तों, काम तमाम करेंगे। ये DPP4 है ना, ये गया काम से आज। इस DPP4 का हमें क्या करना है, काम तमाम करना है। तो इसके लिए हम इसकी करेंगे नसबंदी, किसके द्वारा, DPP4 इनहिबिटर के द्वारा। ये लो भाई, DPP4 इनहिबिटर क्या काम करेगा, इस DPP4 को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, डैमेज कर देगा इसको, इसके प्रोडक्शन को नहीं होने देगा, इसके प्रोडक्शन को रोक देगा। जब इसका प्रोडक्शन नहीं होगा तो एल सेल अच्छी मात्रा में क्या बनाएंगे, इनक्रेटिन बनाएंगी, और ये इनक्रेटिन क्या काम करेगा, ग्लूकागोन की प्रोडक्शन को कम करेगा और इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, और यही तो हमें चाहिए। तो DPP4 इनहिबिटर हमारे लिए क्या कर रहे हैं दोस्तों, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, जो DPP4 इनहिबिटर्स हैं, इन्हें हम दे आर ऑल्सो नोन एज ग्लिप्टिन, इन्हें हम ग्लिप्टिन के नाम से भी जानते हैं। कुछ बच्चे हो गए होंगे दुखी कि सर ये लो एक नाम और आ गया, पहले DPP4 याद नहीं हो रहा था। तो वही आपको दुखी होने की क्या है, कोई जरूरत नहीं है, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि नाम आ गया ग्लिप्टिन। अब एग्जाम्पल याद करने में आपको कोई जोर नहीं आएगा, ठीक है, एग्जाम्पल याद करने में आपको कोई जोर इसमें नहीं आएगा। कैसे, एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सीटाग्लिप्टिन। लो भाई, जब सीटाग्लिप्टिन आ गया तो सीटा ही तो याद करना पड़ा ना आपको सिर्फ क्या याद करना पड़ा, सीटा याद करना पड़ा। एक आ गया इसका सेक्साग्लिप्टिन, और एक आपका आ गया लीनाग्लिप्टिन। तो सीटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन और लीनाग्लिप्टिन, ये इसके क्या हो गए दोस्तों, एग्जाम्पल हो गए, बस खत्म। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों वो कौन सा आता है आपका, सोडियम ग्लूकोज। तो सोडियम एस ग्लूकोज GL एस को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर्स। देखो क्या होते हैं ये दोस्तों, नेफ्रॉन का पहला पार्ट ग्लोमेरुलस, दूसरा PCT, यहां पर पाई जाती है क्या, ब्लड वेसल्स। SGL2 क्या काम करवाता है दोस्तों, ये SGL2 जो होते हैं ना, ये चैनल होते हैं, ठीक है। ये क्या काम करवाते हैं, दो काम करवाते हैं। ये सोडियम का और ग्लूकोज का क्या करवाते हैं, एक साथ। सोडियम और ग्लूकोज दोनों एक साथ क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं, और रीअब्जॉर्ब होकर वापस से ब्लड में चले जाएंगे। तो सोडियम भी रीअब्जॉर्ब होता है और साथ में ग्लूकोज भी, इसलिए तो इनका क्या नाम पड़ा, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। क्या नाम पड़ा, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर नाम पड़ा।
अब ये दोनों क्या हो रहे हैं दोस्तों, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन ग्लूकोज हमारे लिए एब्जॉर्ब होना क्या है, नुकसानदायक है। हम क्या चाहते हैं कि ग्लूकोज बॉडी से क्या जाए दोस्तों, बाहर जाए। हम ये तो चाहते हैं, क्यों, ग्लूकोज तो हम चाहते नहीं, ग्लूकोज तो पहले से हमारे पास बहुत सारा है, तो भाई ग्लूकोज हमें बॉडी से क्या करना है, बाहर करना है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो चैनल है ना, इसी को बंद कर देते हैं, इसको क्या करते हैं दोस्तों, इनिबिट करते हैं। तो इसको इनिबिट करने के लिए जो ड्रग यूज करेंगे वो कौन सी होगी दोस्तों, SGL2 इनिबिटर यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, SGL2 इनिबिटर। ये क्या काम करेगी, सोडियम का और ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगी दोस्तों, इनिबिट कर देगी। एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगी, इनिबिट कर देगी। अब ग्लूकोज का जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ग्लूकोज क्या होगा दोस्तों, बॉडी से आउट हो जाएगा, और बॉडी से यूरिन के साथ ग्लूकोज का आउट होना क्या कहलाता है, ग्लाइकोज यूरिया कहलाता है। तो ग्लाइकोज यूरिया के थ्रू, यूरिन के थ्रू ग्लूकोज बॉडी से क्या हो जाता है दोस्तों, बाहर हो जाता है। अब कई बार बच्चे ये आपके क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में कि सर ग्लूकोज इसका कोई नुकसान भी है क्या दोस्तों, क्यों नुकसान नहीं होगा, आप एक बात बताओ। ग्लूकोज तो बाहर जा रहा है, लेकिन साथ में क्या जा रहा है, सोडियम, और सोडियम इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द बीपी। तो इसलिए दोस्तों ये क्या कोज करता है, हाइपोटेंशन कोज करता है। ठीक है, क्या कोज करता है, ये हाइपोटेंशन कोज करता है। दूसरा दोस्तों ये क्या कोज करता है आपके, भाई अगर हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर ग्लूकोज ज्यादा रहेगा तो यूटीआई के चांसेस भी क्या हो जाते हैं दोस्तों, ज्यादा हो जाते हैं। यूटीआई के चांसेस भी क्या हो जाते हैं दोस्तों, ज्यादा हो जाते हैं। तो हाइपोटेंशन और जो यूटीआई है दोस्तों, वो इसके क्या होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। हाइपोटेंशन और यूटीआई इसके क्या होते हैं दोस्तों, साइड इफेक्ट होते हैं। तो इससे ये भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा टफ है नहीं, बस नाम जो जब आते हैं ना इनके, तभी ये क्या लगते हैं दोस्तों, टफ लगते हैं। वैसे कोई इतना टफ नहीं है। ठीक है, वैसे कोई इतना टफ नहीं है। अब इसको बोलते क्या है, इसका भी एक और नाम है, इसका नाम है ग्लीफ्लोजीन। ठीक है, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ग्लीफ्लोजीन के नाम से जानते हैं। इन्हें हम किस नाम जानते हैं, ग्लीफ्लोजीन के नाम से जानते हैं। इसके दो एग्जांपल होते हैं, एक होता है डेपा ग्लीफ्लोजीन, डेपा ग्लीफ्लोजीन, और एक होता है इसका कैना ग्लीफ्लोजीन। बस ये दो एग्जांपल याद रख लो। और एक उसको किस नाम से जानते हैं हम, ग्लीफ्लोजीन के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, इसे हम किस नाम जानते हैं, ग्लीफ्लोजीन के नाम से जानते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। तो ये आपका हो गया SGL2 इनहिबिटर, सोडियम ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को रोकने वाला, हाइपोटेंशन यूटीआई साइड इफेक्ट कराने वाला, और डेपा और कैना ग्लीफ्लोजीन। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट, जो कि उसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है हमें। लास्ट जो आता है दोस्तों इसके अंदर, वो आता है आपका डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट। डोपामिन रिसेप्टर के साथ मिलकर काम करने वाला, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नॉट नोन। बहुत अच्छी बात है भाई, जो चीज नॉट नोन है वो आपके लिए अच्छी बात है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम्पल भी ऐसा कि जिसने सबने सुना हुआ होगा, ब्रोमोक्रिप्टीन। बस सिंपल सी बात है कि ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, कम करता है। कैसे करता है किसी को नहीं पता। ठीक है, कौन से रिसेप्टर के साथ काम करके करता है, ये डोपामिन के रिसेप्टर के साथ मिलकर काम करता है। बस इतना याद रख लो, डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट, एग्जाम्पल ब्रोमोक्रिप्टीन, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका नॉट नॉन। ठीक है, HbA1c को कम करने वाली सबसे ज्यादा पहली नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे जो कम करती है दोस्तों उसका नाम है बाइग्यूनाइड, पहले हमने पढ़ लिया। और दूसरे नंबर पे आपकी वही सल्फोनिल यूरिया, और तीसरे नंबर पे जो कि यूज नहीं करते हम, थियाजोलिडाइनडोन। ठीक है, तो ये आपकी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स थी, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। इसी के साथ आपके क्या होते हैं दोस्तों, समाप्त होते हैं। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, फिर भी आप इनको थोड़ा सा लिखोगे, एक दो बार इनको याद करोगे तो याद हो जाएंगे। मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखवा दी, इससे सिंपल कोई लैंग्वेज बन भी नहीं सकती है जो आप पढ़ो और फिर आपको याद नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप इनको पढ़ना, आपको कंफर्म ये याद हो जाएंगी। बस ये है कि 2-3 रिवाइज चाहिए इसमें आपको। जैसे आप रिवाइज करोगे इनको बार बार तो वो आपको क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये याद हो जाएंगे। तो रिवीजन तो जरूरी है, बिना रिवीजन के तो याद नहीं होंगी। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। तो हमने इंसुलिन जो थेरेपी है वो पढ़ ली, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है वो पढ़ लिए। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड हम पढ़ते हैं मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी। मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी,
मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी वो थेरेपी है जो डाइट प्लान जो हम बनाते हैं दोस्तों किसके अंदर, डायबिटीज के अंदर, उसे हम किस नाम से जानते हैं, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे, प्रोटीन लेंगे, फैट लेंगे और डाइटरी फाइबर्स। लगभग 25 से और 30 ग्राम पर डे आपको क्या लेने हैं दोस्तों, डाइटरी फाइबर लेने हैं। कार्बोहाइड्रेट 50 से 60% आपको क्या लेनी है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट लेनी है। 15 से और 20% प्रोटीन लेनी है और 20 से 30% आपको क्या लेना है दोस्तों, फैट लेना है। कार्बोहाइड्रेट जो लेना है ना वो ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स फॉर्म यूज करनी है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म यूज करनी है। क्योंकि सिंपल अगर आप डायरेक्टली चीनी खाओगे तो वो जल्दी से बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या कर देती है दोस्तों, बढ़ा देती है। तो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म है, जैसे आपको पल्सेज यूज करने हैं, लेग्यूम्स यूज करने हैं, ओट्स यूज करने हैं, ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको यूज करनी है जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज करनी है। तो इन चीजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट कौन सी फॉर्म में पाया जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है। प्रोटीन जो यूज करोगे आप दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड प्रोटीन यूज करोगे जिसके अंदर सबके सब क्या होंगे दोस्तों, एमाइनो एसिड पाए जाएं, जैसे एग एल्ब्यूमिन, जैसे एग एल्ब्यूमिन है, ठीक है। ऐसी प्रोटीन जिसके अंदर सबके सब क्या होते हैं, फर्स्ट कैटेगरी की जो प्रोटीन होती है, फर्स्ट क्लास जो प्रोटीन होती है, फर्स्ट क्लास जो प्रोटीन होती है दोस्तों, वो हम क्या करेंगे इसमें यूज करते हैं। फैट के अंदर ध्यान रखना हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पे ज्यादा फोकस देंगे क्योंकि इसको हम इसेंशियल फैटी एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देंगे। ट्रांस फैट हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ट्रांस फैट हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। तो मेन हम किस पे फोकस करते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के ऊपर करते हैं फोकस, और फिर डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। तो ये आपका है मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी, बस ज्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। बस एक एक्सरसाइज और बता देता हूं। एक्सरसाइज में दोस्तों आपको याद रखना है, कई चीजें क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि भाई कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। लगभग आपको पर डे 35 से और 40 मिनट एक्सरसाइज करनी है और कम से कम 5 डेज इन ए वीक, मतलब 5 बार कम से कम आपको एक सप्ताह में एक्सरसाइज करनी है। और कितनी देर के लिए करनी है, कम से कम 35 से 40 मिनट। अगर कोई आपसे वीक में पूछता है ना तो ऐसे बताना कि कम से कम 150 आवर्स, कम से कम कितने, ये मिनट्स होंगे, हार मन क्या लिख दिया, ठीक है, 150 मिनट्स कम से कम। मिनिमम आपको कितनी एक्सरसाइज करनी है दोस्तों, 150 मिनट एक्सरसाइज करनी है, मिनट में ये भी ध्यान रखना है। अब देखो, अब हेल्थ इंस्ट्रक्टर होने के नाते आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, हेल्थ इंस्ट्रक्टर होने के नाते आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पेशेंट को क्या क्या समझाओगे। उसको समझाओगे आप कि कम से कम डाइट लेने के 1 घंटे के बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, 1 आवर आफ्टर, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने अगर डाइट नहीं ली तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। सेकंड दोस्तों, कोई भी ऐसी इंसुलिन ली है जो जिसका पीक टाइम होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि लॉन्ग एक्टिंग का नहीं होता, बाकी का क्या होता है, तो पीक टाइम के ऊपर कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी, ये भी उसको बताना है कि जो पीक टाइम आए उस समय आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है, पीक टाइम के ऊपर एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तीसरा, बहुत इंटरेस्टिंग, आप सोच भी नहीं सकते, क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज का लेवल कब चेक करना चाहिए। ऐसे पेशेंट, अगर कोई पेशेंट है दोस्तों एक्सरसाइज कर रहा है मान लो, और आप उसकी देखरेख कर रहे हो, तो बीइंग ए नर्स आप उसका कब चेक करोगे ब्लड ग्लूकोज लेवल। ध्यान रखना, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। एक्सरसाइज करने से पहले भी ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना चाहिए, एक बार बीच में भी करना चाहिए और एक बाद में भी करना चाहिए। क्यों, ऐसे पेशेंट सबसे ज्यादा रिस्क पे होते हैं, किसके दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया के। ऐसे पेशेंट किसके रिस्क पे होते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया के रिस्क पे रहते हैं। इसलिए ऐसे पेशेंटों का हमें क्या करना है दोस्तों, एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज के दौरान और एक्सरसाइज के बाद में, ठीक है। एनक्लेस के अंदर ये क्वेश्चन दे भी रखा है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इसमें दे भी रखा है। तो ये 3 चीजों को ध्यान रखना है कि कम से कम डाइट लेने के 1 घंटे बाद पीक लेवल पे कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अगर पीक लेवल आपको पता है भाई ये इंसुलिन ले रहा हूं, इसका ये पीक लेवल है, तो उस दौरान एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, अब ग्लूकोज कब चेक कब करना चाहिए दोस्तों, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एक्सरसाइज ग्लूकोज क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। क्योंकि ऐसे पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया की क्या किस पे रहते हैं, रिस्क पे रहते हैं। क्यों, जैसे मान लो आपने इंसुलिन की डोज आपकी मान लो कम हो, ठीक है, और आप एक्सरसाइज करने लग गए, तो आपकी इंसुलिन की डोज कम होने के साथ क्या होगा, एक्सरसाइज करोगे तो जो ग्लूकोज है वो दोस्तों यूज हो जाएगा।
तो क्या होगा दोस्तों कि ग्लूकोज का जो लेवल है ना वो बॉडी में क्या होगा, कम होगा, और बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल अगर कम हो गया तो उससे क्या हो सकता है दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो डोज है वो क्या कर सकती है, नुकसानदायक हो सकती है। ज्यादा डोज ले ली, साथ में एक्सरसाइज भी हो गई, दोनों चीजें ग्लूकोज के लेवल को क्या करेंगे दोस्तों, कम करेंगे। तो ज्यादा डोज लेने से, साथ में एक्सरसाइज करने से ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, डाउन होगा, और पेशेंट को क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हमारी एक छोटी सी क्लास थी जिसके अंदर आज हमने काफी चीजें पढ़ी हैं। इंसुलिन पढ़ लिया, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पढ़ लिया, इसके अलावा हमने मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी और कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात की। अगली जो हमारी क्लास होगी दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस पढ़ाऊंगा। अगली जो क्लास होगी दोस्तों, उसके अंदर मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस पढ़ाऊंगा और साथ में आपको पढ़ाऊंगा मैनेजमेंट, जो नर्सिंग जो मैनेजमेंट है वो पढ़ाऊंगा। और अगली क्लास में मैं इस टॉपिक को क्या कर दूंगा, बिल्कुल समाप्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।